हेलो 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 हेलो। चलो, तो मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर होगी। ठीक है, ये आज थोड़ा स्क्रीन का कलर मैंने चेंज कर दिया, ब्लैक कर दिया, देखते हैं कैसा लगता है। ठीक है, क्योंकि रोज रोज वही व्हाइट कलर से बैकग्राउंड में पढ़ रहे थे तो काफी बोरिंग सा हो गया था। ठीक है, चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सैग एंड टेंशन स्टार्ट किया था। ठीक है, और सैग एंड टेंशन मैंने बोला था कि थोड़ा सा मैकेनिकल टर्मिनोलॉजी लोगों को पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, सैग और टेंशन को समझने के लिए, जैसे कि हम लोग अपने सैग और टेंशन अगर मान लीजिए कोई टफ क्वेश्चन आता है तो भी हम उसको एग्जामिनेशन में कर सकते। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कोई मेरे पास एक बॉडी है। ठीक है, अगर मेरे पास एक बॉडी है और वो बॉडी किस कंडीशन में है, रेस्ट की कंडीशन में। किस कंडीशन में, रेस्ट की कंडीशन में। और टेक्निकल टर्म में जब भी रेस्ट की कंडीशन बोला जाता है तो इसको बोलते हैं टेक्निकल टर्म में स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। जब भी मैं बोलूंगा कि कोई बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, स्टैटिक मींस रुका हुआ, इक्विलिब्रियम मींस होता है दैट इज नथिंग बट द आपका रुकू ही, साम्यावस्था, हिंदी में इसको साम्यावस्था बोलते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब आपकी बॉडी रेस्ट में, अगर कोई बॉडी रेस्ट में होगी तो बॉडी पे जो आपका दैट इज नेट फोर्स लग रहा होगा, जो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स ऑन द बॉडी बिकम्स इक्वल टू जीरो। जब भी नेट फोर्स बोला जा रहा है तो नेट फोर्स का मतलब है एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द फोर्स इन दी एक्स डायरेक्शन बिकम इक्वल टू जीरो। क्योंकि अगर बॉडी रेस्ट में है तो ना तो बॉडी मेरी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, ना तो मेरी बॉडी वाई डायरेक्शन में मूव कर रही है, ना ही आपकी जो है बॉडी रोटेट कर रही है। ठीक है, अगर रेस्ट की कंडीशन में तो तीनों चीजें हो नहीं रही है। तो अगर बेटा बॉडी मेरी रेस्ट की कंडीशन में है तो दैट इज नथिंग बट द एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन ऑन द बॉडी बिकम्स इक्वल टू जीरो। इसी को बोला जाता है नेट फोर्स ऑन द बॉडी इन द एक्स डायरेक्शन बिकम इक्वल टू जीरो। उसी तरह क्योंकि बॉडी रेस्ट की कंडीशन में वाई डायरेक्शन में मोशन जीरो है, और वाई डायरेक्शन में अगर मोशन जीरो है तो नेट फोर्स ऑन द बॉडी इन द वाई डायरेक्शन बिकम इक्वल टू जीरो, या फिर एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द फोर्स इन द वाई डायरेक्शन ऑन द बॉडी बिकम्स इक्वल टू जीरो। और अगर बॉडी रेस्ट की कंडीशन में है तो बॉडी पे किसी भी पॉइंट के
बॉडी में किसी भी पॉइंट के अबाउट, बॉडी के किसी भी पॉइंट के अबाउट जो मोमेंटम होगा दैट इज समेशन ऑफ मोमेंटम, या फिर समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, ठीक है। आपका बॉडी का जो टोटल मोमेंटम होगा, नेट मोमेंट ऑन द बॉडी बिकम इक्वल टू जीरो, ठीक है। आपका बॉडी का नेट मोमेंट जो होगा वो कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। मतलब टोटल जो बॉडी में बल आघूर्ण लग रहा होगा वो जीरो होगा। बल आघूर्ण भी दो प्रकार का होगा, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। एक को अगर आप मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो बल आघूर्ण या फिर जो मोमेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, आप नेगेटिव लेने वाले, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताई थी, ठीक है। इसी पे बेस्ड हम लोग जो है क्वेश्चन करते हैं कि अगर मान लीजिए जो है जब भी आपकी बॉडी रेस्ट की अवस्था में होगी, ठीक है, आपकी स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी, तो किस चीज को निकालने के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर कभी भी आपको अपनी बॉडी में दैट इज रिएक्शन फोर्स निकालने, कौन सी फोर्स निकाले, रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स आपका एक्स डायरेक्शन भी हो सकता है, वाई डायरेक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। तो आप यह भी बोल सकते हैं या तो मुझे रिएक्शन फोर्स निकालने हो, या फिर अगर एक्स और वाई डायरेक्शन में अगर मुझे फोर्सेस निकालने हैं तो मैं इन दो इक्वेशंस को क्या करूंगा, यूज करूंगा। और कभी भी बॉडी में अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप हमेशा मोमेंट वाली इक्वेशन को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो अगर आप जो है बल आघूर्ण निकालेंगे तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट द आपका क्या हो जाएगा, मोमेंट हो जाएगा, ठीक है। उस फोर्स द्वारा अगर किसी भी पॉइंट के बाद कोई फोर्स कितना मोमेंट पैदा कर रहा है तो उस मोमेंट को निकालने के लिए क्या करेंगे, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जाती है। क्या मेरी बात क्लियर है? और जब मोमेंट की इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें डिस्टेंस आएगी, उस डिस्टेंस को निकालने के लिए हमेशा मोमेंट की इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन आपको बेसिक सा क्वेश्चन करवाता हूं। मान लीजिए आपके पास एक बीम है, ठीक है, आपके पास क्या है, एक बीम है, और इस बीम को मैं बोल रहा हूँ कि ये बीम आपकी जो है, इस बीम में मैं एक किसी पॉइंट पे इसको सपोर्ट दे रहा हूँ, ठीक है। और किस पॉइंट पे आप बीम को सपोर्ट करें कि आपकी जो बीम हो वो इक्विलिब्रियम दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए, मतलब रेस्ट की अवस्था में आ जाए, ठीक है। तो ये चीज समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन से आपको मैं थोड़ी सी चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलो, so now I can be consider a that is beam मैं एक बीम कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, समझिएगा। नाउ आई कैन बी कंसीडर ए बीम। ये व्हाइट कैसे हो गया भाई, अच्छा इसी पे है, तभी तो मैं कहूँ ये व्हाइट कैसे हो गया। चलो ब्लैक पे करने की कोशिश करते हैं, बताइएगा आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्या आपको दिख रहा है, ठीक है, नहीं दिख रहा, व्हाइट कलर ये आयुष, ये तुमको व्हाइट कलर नहीं दिखा है? चलो एक दो चीज लिखते हैं, अगर नहीं दिख रहा, एक मिनट। तुम लोग व्हाइट में पढ़ने के आदी हो गए हो, हैं? थोड़ा सा चेंज होता है। हाँ बेटा इंची बताओ, नहीं दिख रहा सर? है ये वाला? यस ठीक जी है सर, सही है। ठीक है ठीक है, चलो इसी पे देखते हैं, अगर नहीं दिखेगा तो फिर बीच में बदल लेंगे, ठीक है। क्योंकि है। काफी दिन से मैं भी व्हाइट में पढ़ा पढ़ा के बोर हो गया था, तो मैंने कहा देख लेते हैं थोड़ा सा चेंज करके, शायद थोड़ा सा अच्छा लगे तुम लोगों को, है ना। यस चलो प्लीज। ठीक है, माइक बंद कर लो बेटा जोकर। चलो तो यहाँ मैं एक बीम ले रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। नाउ आई कैन बी कंसीडर ए बीम। ये आपके पास एक मैंने बीम ली है, ठीक है। बीम का नाम मैं दे देता हूँ ए एंड बी, ठीक है। बीम का नाम मैंने दिया ए एंड बी। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है ए, और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है बी, ठीक है। पॉइंट 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन। पॉइंट ए पे 10 न्यूटन का फोर्स मैंने लगाया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और पॉइंट बी पे 5 न्यूटन का फोर्स मैंने लगाया है डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज 5 न्यूटन। ये 5 न्यूटन का फोर्स है, ये आपका 10 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है कि आप इसको क्या करना चाहते हैं,
ये जो है, जो बीम है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप इसमें एक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो किस पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा, इसकी लेंथ भी देते, तो जो जो आपके पास बीम है, इसकी जो लंबाई है, बीम की जो लंबाई है, ये लेंथ, बीम आपकी जो है 30 मीटर लंबी है। कितने मीटर लंबी है? 30 मीटर लंबी है, ठीक है। दिस इज द 30 मीटर आपकी इसकी लेंथ दी हुई है। अब इस बीम को मैं किस पॉइंट पे सपोर्ट प्रोवाइड करूं कि आपकी जो बीम है वो रेस्ट की कंडीशन में आ जाए, ठीक है। क्या अभी बीम आपकी रेस्ट की कंडीशन में होगी? क्या बीम अभी रेस्ट की कंडीशन में नहीं होगी, क्योंकि आप देखेंगे बीम में मैं दो फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लगा रहा हूं, तो बीम आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर जाएगी? मूव कर जाएगी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस बीम को मैं किस पॉइंट पे सपोर्ट प्रोवाइड करूं, ठीक है, किस पॉइंट पे सपोर्ट प्रोवाइड करूं कि जो बीम है वो आपकी रेस्ट की कंडीशन में आ जाए। तो आप इसको ऐसे मान सकते हैं, तराजू की तरह मान सकते हैं कि एक तराजू में एक साइड मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है, फिर 10 केजी का वेट रखा है, और दूसरी साइड मैंने 5 केजी का वेट रखा है। तो क्या तराजू आपका रेस्ट की कंडीशन में होगा? क्या तराजू आपका रेस्ट की कंडीशन में नहीं होगा। तो क्या इसको मैं मिड पॉइंट पे अगर मैं सपोर्ट दे दूं, मिड पॉइंट पे सपोर्ट दे दूं, तो क्या ये रेस्ट की अवस्था में आ जाएगा? नहीं, रेस्ट की अवस्था में। मिड पॉइंट पे अगर ये दोनों फोर्स बराबर होते, अगर ये दोनों फोर्स बराबर होते, तो आप मिड पॉइंट पे अगर सपोर्ट प्रोवाइड करते, तो ये जो बीम होती वो रेस्ट की कंडीशन में आ जाती। क्या मेरी बात क्लियर है? आप देखेंगे ये वाला फोर्स बड़ा है और ये वाला फोर्स आपका छोटा है, तो आप जो है दैट इज आप जो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे वो बड़े फोर्स की पास होना चाहिए और छोटे फोर्स से दूर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि मैं इस बीम को पॉइंट ए से एक्स डिस्टेंस पे एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? जो सपोर्ट है, मैं पॉइंट ए से कितनी डिस्टेंस में, एक्स डिस्टेंस पे सपोर्ट प्रोवाइड करते ही ये बीम किस कंडीशन में आ जाएगी? स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने आपका पॉइंट ए से कितनी डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे बीम को क्या किया है? एक सपोर्ट प्रोवाइड किया है। नाउ आई कैन बी प्रोवाइड ए सपोर्ट। ये मैंने सपोर्ट प्रोवाइड किया, और अगर मैं इस बीम को ए से एक्स डायरेक्शन में सपोर्ट प्रोवाइड कर दूंगा, तो जो बीम है वो किस अवस्था में आ जाती है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो लिख रहा हूं, द बीम, द बीम, द बीम इज एट स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन। जो बीम है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे आ गई है, ठीक है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब है कि जो बीम है वो किस कंडीशन में है? रेस्ट की कंडीशन में है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब है कि आपकी जो बीम है वो किस कंडीशन में है? दैट इज रेस्ट की कंडीशन में है। दिस इज कमिंग इन द, दैट इज रेस्ट की कंडीशन। तो आपसे बोला जा रहा है कि इस एक्स की वैल्यू बताइए, ठीक है। अगर मैं इस बीम को पॉइंट ए से एक्स डिस्टेंस पे क्या कर दूंगा? सपोर्ट प्रोवाइड कर दूंगा, तो जो बीम है वो किस कंडीशन में? स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? ये जैसे ही मैंने यहाँ पर सपोर्ट लगाया तो बीम आपकी स्थिर हो गई, रेस्ट में आ गई। क्या मेरी बात क्लियर है? तो अब हम लोग इसमें जो है इस एक्स को निकालना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहूंगा। एक्स तो मैं निकाल दूंगा, मोमेंट की इक्वेशन से एक्स आ जाएगा। जब भी आपको कोई डिस्टेंस निकालनी होगी तो आप मोमेंट की इक्वेशन यूज करेंगे, तो एक्स निकालने के लिए आपको मोमेंट की इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। बाकी दो इक्वेशन आप कब यूज करेंगे? एक्स डायरेक्शन में फोर्स और वाई डायरेक्शन में फोर्स निकालने के लिए तब यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ठीक है, ये अगर आपकी जो है, जो बीम है अगर वो रेस्ट की कंडीशन में है, तो आपकी जो है जो बीम है वो क्या है? रेस्ट की कंडीशन, मतलब रुकी हुई है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जैसे ही मैं जो है इस बीम पे सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा, जैसे ही मैं इस बीम पे आपका इस पॉइंट पे सपोर्ट, इस पॉइंट को मैं सी नाम दे देता हूं, ठीक है, इस पॉइंट को मैं सी नाम दे देता हूं। क्या नाम दे देता हूं? सी। जैसे ही आप बीम को पॉइंट सी पे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, तो पॉइंट सी पे रिएक्शन फोर्स आएगा क्या? पॉइंट सी पे एक रिएक्शन फोर्स आएगा, ठीक है, रिएक्शन फोर्स। तो फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, और ये रिएक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा,
जैसे मैं पॉइंट सी पे इसको सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा, सपोर्ट प्रोवाइड करती बीम मेरी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, तो आप देखेंगे जो दोनों फोर्स है, ये दोनों फोर्स आपके बीम को नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? ये दोनों जो फोर्स है 10 न्यूटन का 5 न्यूटन का फोर्स इस बीम को नीचे की तरफ में क्या करेंगे, ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे ही आप सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे तो ये आपकी जो बीम है वो यहीं पर रुक जाएगी। रुक जाएगी तो आपका जो है वाई डायरेक्शन में जो फोर्स है वो आपका क्या हो जाएगा, दैट इज वाई डायरेक्शन में जो इसका मोशन था वो रुक जाएगा। और रुकने का मतलब है कि नेट फोर्स ऑन द वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप देखेंगे जो फोर्स है ये आपका जो है क्या करेंगे, इस सपोर्ट पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे। क्योंकि बीम मेरी रेस्ट की कंडीशन में है, मतलब रुक गई है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आपका दूसरी डायरेक्शन में भी लगेगा, तभी बीम रुकेगी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इसी फोर्स को बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो आप देखेंगे जैसे ही आप जो है इस बीम पे आप क्या करेंगे, पॉइंट सी पे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, तो पॉइंट सी पे जैसे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे तो पॉइंट सी पे एक रिएक्शन फोर्स आएगा, और वो किस डायरेक्शन में होगा, ऊपर की तरफ होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो हमेशा रिएक्शन फोर्स आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो है ये दोनों फोर्स है वो बीम को नीचे की तरफ घसीट रहे हैं, क्योंकि नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश कर, लेकिन जैसे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ये सपोर्ट इसको ऊपर की तरफ ले जाए, क्योंकि जितना ये नीचे की तरफ पुलिंग होगा उतना ही इसका पोजीशन होगा, जिसकी वजह से वो रेस्ट की कंडीशन में आ जाएगी, ठीक है। तो इस जो है इस सपोर्ट की वजह से जो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा उस फोर्स को बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। उस फोर्स को बोलेंगे क्या, रिएक्शन फोर्स। और ये रिएक्शन फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो जैसे ही पॉइंट सी पे आप सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे तो पॉइंट सी पे एक रिएक्शन फोर्स आएगा, पॉइंट सी पे एक रिएक्शन फोर्स आएगा। इस रिएक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी जरा मुझे बताओ आयुष, इस रिएक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? हाँ, ये रिएक्शन फोर्स इन दोनों फोर्स के सम के बराबर होगा, ठीक है। अब इसको निकालने का तरीका है, ठीक है। तो जब भी आपसे कभी भी रिएक्शन फोर्स पूछा जाए, रिएक्शन फोर्स, ये रिएक्शन फोर्स वाई डायरेक्शन में, अगर रिएक्शन फोर्स कहीं एक्स डायरेक्शन में आता या फिर वाई डायरेक्शन में आता, तो रिएक्शन फोर्स को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहली दो कंडीशन यूज करते हैं, दैट इज सम ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन द एक्स डायरेक्शन बिकम इक्वल टू जीरो, सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इन द वाई डायरेक्शन बिकम इक्वल टू जीरो, अगर बॉडी मेरी स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन या फिर रेस्ट की कंडीशन में, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट को लिख रहा हूं, अगर मुझे इस क्वेश्चन में इस रिएक्शन फोर्स को पूछा जाता, रिएक्शन फोर्स पूछा नहीं गया लेकिन तब भी मैं निकालू, अगर मुझे रिएक्शन फोर्स पूछा जाता तो मैं आपकी जो है जो साम्यावस्था की दो कंडीशन होती है, नेट फोर्स ऑन द बॉडी इन द एक्स डायरेक्शन बिकम इक्वल टू जीरो या फिर नेट फोर्स ऑन द बॉडी ऑन द वाई डायरेक्शन बिकम इक्वल टू जीरो, इनको यूज करके रिएक्शन फोर्स को निकालता, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं टू कैलकुलेट the reaction force, to calculate the reaction force in the body or system, body बोलिए फिर system, we generally used the equation summation of या फिर नेट फोर्स ऑन द बॉडी इन दी एक्स डायरेक्शन बिकम इक्वल टू जीरो, या तो मैं इस इक्वेशन को यूज करूंगा या फिर सम नेट फोर्स ऑन द बॉडी इन दी वाई डायरेक्शन बिकम इक्वल टू जीरो। इन दो इक्वेशंस को आप यूज करते हैं अगर कभी भी आपको अपने बॉडी या फिर सिस्टम में रिएक्शन फोर्स निकालना हो, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन फोर्स है, इस रिएक्शन फोर्स को मैं निकालना चाहता हूं। अब ये रिएक्शन फोर्स वाई डायरेक्शन में लग रहा है तो मैं इस इक्वेशन को यूज करूंगा, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं क्योंकि the beam is in the static इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्योंकि मेरी जो है बीम जो है जैसे सपोर्ट प्रोवाइड किया तो बीम मेरी रेस्ट की कंडीशन में आ गई, इक्विलिब्रियम दैट इज इन दी रेस्ट। अगर मेरी बीम रेस्ट में है तो नेट फोर्स ऑन द बॉडी इन दी वाई डायरेक्शन बिकम इक्वल टू, आपकी बॉडी में वाई डायरेक्शन में टोटल जो फोर्स लग रहा होगा वो जीरो के बराबर होगा, ठीक है। टोटल फोर्स का मतलब है एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन दी वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लग रहे हैं सबको
चिन्ह के साथ लिखते हुए अगर मैं सबका योग कर दूंगा, वो योग कितने के बराबर? 0 के बराबर। क्या मेरी बात क्लियर है? अब वाई डायरेक्शन में दो ही फोर्स लगेंगे, ध्यान से देखो, या तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा या तो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। तो आप जो है वाई डायरेक्शन में एक फोर्स को प्लस वाला ले लीजिए, एक फोर्स को माइनस। अब आप अपने अनुसार कुछ भी ले सकते हैं। कुछ लोग ऊपर वाले फोर्स को पॉजिटिव ले लें और नीचे वाले फोर्स को निगेटिव ले लें, या फिर कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ऊपर वाले फोर्स को निगेटिव ले ले तो नीचे वाले फोर्स को पॉजिटिव, या आप अपना साइन कन्वेंशन कुछ भी यूज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो मैं अपना साइन कन्वेंशन, ऊपर वाले फोर्स को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं और नीचे वाले फोर्स को मैं निगेटिव ले रहा हूं, और सारे फोर्स का मैं योग कर रहा हूं वाई डायरेक्शन में, ठीक है। एक्स डैश में कोई भी फोर्स नहीं है, ठीक है। अगर मुझे एक्स डैश में फोर्स निकालना होता है, फिर रिएक्शन निकालना होता, तो मैं एक्स डैश वाली इक्वेशन लगा देता, क्योंकि रिएक्शन फोर्स मेरा वाई डैश में है, तो नेट फोर्स ऑन द बॉडी इन दी वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो मैं दैट इज ऊपर वाले फोर्स को प्लस ले रहा हूं, तो आर को मैं प्लस चिन्ह के साथ लिखूंगा, ठीक है। आर को मैं प्लस चिन्ह के साथ लिखूंगा, प्लस आर। सारे फोर्स का मैं योग कर रहा हूं, लेकिन कौन सा योग कर रहा हूं बेटा? बीजगणित योग। ऑल द फोर्सेज, ऑल द फोर्सेज, ऑल द फोर्सेज ऑन दी वाई डायरेक्शन, ठीक है। वाई डैश में सारे फोर्स का कौन सा योग? बीजगणित योग, मतलब चिन्ह के साथ, ठीक है। ऊपर की डायरेक्शन में जो फोर्स होगा उसको मैं प्लस चिन्ह के साथ ले रहा हूं, नीचे की डायरेक्शन में जो फोर्स होगा उसको माइनस चिन्ह के साथ ले रहा हूं। दैट इज -10 एंड दैट इज -5। और मैंने सारे फोर्स का वाई डैश में सारे फोर्स का बीजगणित योग किसके बराबर कर दिया? 0 के बराबर। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। और यहां से आप अपने रिएक्शन फोर्स को निकाल लीजिए, तो रिएक्शन फोर्स की बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 + 5, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 न्यूटन। और ये कॉमन सेंस से भी निकाल सकते थे कि भाई नीचे की डायरेक्शन में आपका 15 न्यूटन का टोटल फोर्स लग रहा है, आपकी बॉडी रेस्ट की डायरेक्शन में है, ठीक है, मतलब नीचे नहीं जा रही है। तो अगर नीचे मैं 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो ऊपर की तरफ भी कितना फोर्स ही लगना चाहिए? 15 न्यूटन का फोर्स लगे, तभी बॉडी किस डायरेक्शन में आएगी? रेस्ट की डायरेक्शन में आएगी, या फिर रेस्ट की अवस्था में आएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। तो पहली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि कभी भी अगर मुझे रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है या फिर फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में या फिर वाई डायरेक्शन में, तो आप इन दो फोर्स की इक्वेशन को यूज करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है? अब आयुष तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बताओ। आयुष से पूछे, आयुष की आंखें कमजोर है बेचारे की। नहीं दिख रहा है तुमको? है? तो क्या इसको खोल दे, नहीं तो बेचारा जो है परेशान हो जाएगा ना। हाँ बताओ बेटा। खोलो आयुष, अपने माइक को खोलो। नहीं खुल रहा है? कर तो दिया तुमको अनम्यूट यार। सर उस समय कुछ काम था तो उसको मना किए थे। दिख रहा था। दिख रहा है ना? जी आंखें सर। आंखें तो कमजोर नहीं है बेटा? नहीं सर, सब कोई आया था उसको मना किए थे। अगर कमजोर हो तो फिर आजकल गाजर आ रही है जो है, ठीक नहीं है, सर। विटामिन सी, गाजर वाजर का हलवा खाओ आराम से घर में, ठीक है। आंखें नहीं बिल्कुल सर। जो है चमकने लगेंगी, ठीक है। नहीं, चलो, हाँ हमको चलो, याद किए थे। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ओके ओके। बंद कर लो बेटा, माइक बंद कर लो, क्योंकि तुम्हारा माइक माशाल्लाह ही है ना? क्यों? पीछे की आवाजें, अगल बगल की आवाजें, सारी आवाजें कैच करता है। चलो ठीक है। चलो अब बात करते हैं, जो मेन मुद्दा है दैट इज मुझे इस एक्स की वैल्यू को निकालना था, इस एक्स की वैल्यू को निकालना था, ठीक है। तो अगर कभी भी आपको डिस्टेंस निकालनी है तो आप हमेशा मोमेंट की इक्वेशन यूज करें, ठीक है। अब जो है मैंने आपको बताया था कि अगर बॉडी रेस्ट की अवस्था में है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट होगा, ठीक है, उस मोमेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। मतलब किसी भी बॉडी के अमाउंट जब मैं टोटल मोमेंट निकालूंगा तो टोटल मोमेंट हमेशा कितना आएगा? 0। लेकिन जब मोमेंट लिखेंगे तो एल्जेब्रिक एडिशन करेंगे, एल्जेब्रिक मतलब चिन्ह के साथ। अब दो प्रकार का मोमेंट होगा, या तो क्लॉकवाइज मोमेंट होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अगर बॉडी रेस्ट की डायरेक्शन में तो जितना क्लॉकवाइज मोमेंट होगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, तभी तो बॉडी रेस्ट की अवस्था में आएगी। अदरवाइज अगर कोई सा भी मोमेंट, अगर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ज्यादा हुआ, क्लॉकवाइज मोमेंट कम हुआ, तो बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगी? रोटेट करने लगेगी, ठीक है। कोई सा भी अगर मोमेंट ज्यादा हो गया तो बॉडी रोटेट करने लगेगी, फिर रेस्ट की अवस्था में थोड़ा रहेगी। अगर बॉडी रेस्ट की अवस्था में है तो नेट मोमेंट, जब भी नेट वर्ड यूज किया जाता है, ब्रेक एडिशन ऑफ ऑल द मोमेंटम
ऑन एनी पॉइंट इन द बॉडी बिकम्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर मूवमेंट लें, ठीक है, ऐसा थोड़ा कि पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट ले लीजिए, बी के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट आप मूवमेंट लेंगे, नेट मूवमेंट हमेशा बॉडी में क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लिखना है कि मोमेंट वाली इक्वेशन कब मैं लगाऊंगा, सैग एक डिस्टेंस है, और जब भी मुझे सैग कैलकुलेट करना होगा तो मैं हमेशा मोमेंट लगाऊंगा, लेकिन ये मैं सिखाने की कोशिश करूंगा कि मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट लगाना अच्छा रहता है। ठीक है, ये समझना है आपको। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे टू कैलकुलेट, टू कैलकुलेट, टू कैलकुलेट to calculate the distance, to calculate the distance in the system। अगर आप अपने सिस्टम में डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेट द डिस्टेंस इन द सिस्टम, वी जनरली used the equation of moment। मोमेंट को हिंदी में बोलते हैं दैट इज बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, ठीक है। अगर आपको अपने क्वेश्चन में सिस्टम में डिस्टेंस निकालनी हो तो आप मोमेंट की इक्वेशन लिखेंगे, और मोमेंट की इक्वेशन बोलती है दैट इज एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द मोमेंट इन ए बॉडी। बॉडी में किसी भी पॉइंट के अबाउट टोटल मोमेंट हमेशा जो होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, दैट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट एट एनी पॉइंट या फिर अराउंड एनी पॉइंट इन ए बॉडी बिकम्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, चलो इस इक्वेशन को यूज करेंगे। अब आपको डिस्टेंस निकालनी थी, आज जो है मैं पॉइंट ए से एक्स डिस्टेंस पे अगर मैं सपोर्ट प्रोवाइड कर दूंगा तो बी मेरी इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो बी मेरी इक्विलिब्रियम कंडीशन में लिख रहा हूं, क्योंकि द बीम इज इन द static equilibrium कंडीशन। क्योंकि बी मेरी स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इसलिए दैट इज रेस्ट में है, तो नेट मोमेंट अगर बॉडी रेस्ट की करनी, घूम थोड़ा रहेगी, घूम अगर नहीं होगी तो उसमें नेट मोमेंट क्या होगा, किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। किसी भी पॉइंट के अबाउट जब आप नेट मोमेंट निकालेंगे तो नेट मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, मोमेंट क्या होता है, मोमेंट होता है कि अगर मान लीजिए अब आप जो है किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे, ये आपको देखना है। आप पॉइंट ए के अबाउट भी मोमेंट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। पॉइंट बी के अबाउट भी मोमेंटम ले सकते हैं तो भी आपका आंसर सही आएगा, और पॉइंट सी के अबाउट भी मोमेंटम ले सकते हैं तो भी आपका आंसर क्या आएगा, सही आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? और जो मोमेंट होता है, मोमेंट क्या होता है, फोर्स, और फोर्स की जिस पॉइंट से आप क्या कर रहे हैं, जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं उस पॉइंट से फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये बताओ, अगर मेरा मान लो मैं पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट ले रहा हूं तो आप देखेंगे कि अगर जैसे मान लीजिए यहां पर आप देखेंगे आपके अच्छे पूरे सिस्टम में कितने फोर्स लग रहे हैं, मुझे ये बताओ। इस पूरे सिस्टम में कितने फोर्स है, एक तो आपके पास 10 न्यूटन का फोर्स है, एक आपके पास रिएक्शन फोर्स है, रिएक्शन फोर्स की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कितनी है बेटा, ये 15 न्यूटन है, और एक तीसरा फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का। तीन फोर्स है आपकी पूरी बॉडी में, कितने फोर्स है, तीन फोर्स है। जब आप मोमेंट निकालेंगे तो मान लो मैं पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट निकाल रहा हूं, तो जब पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट निकालेंगे तो मान लीजिए जो रिएक्शन फोर्स है पॉइंट ए के अबाउट कितना मोमेंट देगा, तो मैं पॉइंट ए के अबाउट जब मैं इस फोर्स द्वारा मोमेंट निकालूंगा तो क्या आएगा, दैट इज फोर्स, ये फोर्स है। फोर्स की पॉइंट ए से कौन सी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपकी कौन सी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर। तो फोर्स की जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट उस पॉइंट से फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां पर है, एक्स। तो फोर्स कितना है, फोर्स ये है, एंड दैट इज नथिंग बट द एक्स। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, एक्स, ये मोमेंट हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा ये बताओ, जब मोमेंट निकालेंगे तो मोमेंट के लिए आप, अच्छा ये आपका जो है कितना मोमेंट देगा, दैट इज 15 × x। लेकिन अब ये क्लॉकवाइज मोमेंट होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, उसको भी देखना होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, दैट इज ये फोर्स है, ये 15 न्यूटन का फोर्स है, ध्यान से देखिएगा मेरी तरफ। और ये आपका पॉइंट ए है, ये डिस्टेंस एक्स है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये जो फोर्स है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसमें हमेशा अपना पेन रख लिया करेगा, जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस में पेन रख लीजिएगा। ये जो 15 न्यूटन का फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, जब इसे ऊपर की तरफ लगाएंगे तो ये पेन किस डायरेक्शन में घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में मोमेंट देगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। हमेशा मोमेंट की डायरेक्शन निकालने के लिए कि वो क्लॉकवाइज मोमेंट है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो फोर्स हो गया, ये फोर्स हो गया, और ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। अब ये क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, उसकी डायरेक्शन देखनी होगी। डायरेक्शन रखने के लिए आपके पास ये पॉइंट ए हो गया, ये आपकी डिस्टेंस x हो गई, और ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। तो ये जो फोर्स जब मैं इस डिस्टेंस में लगाऊंगा तो आपका जो पेन है वो किस डायरेक्शन में घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो फोर्स है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसी तरह ये 5 न्यूटन का फोर्स पॉइंट ए के अबाउट कितना मूवमेंट देगा, तो ये जो फोर्स हो गया, फोर्स पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दी है, 30 मीटर दी है। क्या मेरी बात क्लियर है, 30 मीटर दी है। तो ये जो मोमेंट होगा ये हो जाएगा 5 × परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन ये क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, उसके लिए फिर से आप क्या करेंगे, पॉइंट ए है, ये 30 मीटर है, ये फोर्स है नीचे की तरफ लग रहा है, जब नीचे की तरफ लगेगा तो ये जो पेन है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। क्या मेरी बात क्लियर है। तो ये जो आपका मोमेंट होगा वो कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज होगा। तो एक मोमेंट को आप पॉजिटिव लेके चलेंगे, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव लेके चलेंगे। अगर आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेके चलना है। लेकिन ये बताओ, अगर जो है जिस पॉइंट के अबाउट मैं मूवमेंट ले रहा हूं, अगर वो फोर्स उसी पॉइंट से पास कर जाएगा तो व्हाट इज द मोमेंट। मोमेंट क्या होता है, फोर्स। फोर्स फोर्स की उस पॉइंट्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप देखेंगे आपका जो है, अगर जो है ये 10 न्यूटन का फोर्स यहां लगता तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाती। लेकिन अगर पॉइंट मेरा जिस पॉइंट के बाद मोमेंट ले रहा हूं उसी से पास करेगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाएगी। और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाएगी तो मोमेंट कितना हो जाएगा उस फोर्स के द्वारा, जीरो हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है। क्योंकि मोमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपका फोर्स आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू जीरो है तो मोमेंट की वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट निकाल रहे हैं, अगर कोई फोर्स उसी पॉइंट से पास कर रहा है तो उस फोर्स द्वारा मोमेंट कितना होगा, जीरो होगा। आयुष, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर कोई पॉइंट, अगर आप किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं और अगर कोई फोर्स उसी पॉइंट से पास कर रहा है तो उस फोर्स द्वारा जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। तो पहले एक पॉइंट ये लिख लीजिए जरा, ये पॉइंट मैं लिखा दे रहा हूं, ठीक है। मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, मैं लिख देता हूं, क्योंकि मुझे ये भी नहीं लगता कि तुम लोग 12th पास आउट हो, है ना, ठीक है। तो पहले तो मूवमेंट की हम लोग डेफिनेशन लिख देते हैं, टेक्निकल डेफिनेशन क्या होती है, फिर मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है। मोमेंट होता है, मोमेंट, मोमेंट, मोमेंट इज इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मोमेंट, या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स, फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस पॉइंट से जिस पॉइंट के बाद मोमेंट दे रहे ऑफ फोर्स, ठीक है। फोर्स, फोर्स की जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट है उस पॉइंट से अगर फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो तो उसका मोमेंट जीरो होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नोट करके लिखे, एक नोट लगाइए।
जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, ले रहे हैं, उस पॉइंट से, उस पॉइंट से, उस पॉइंट से जितने भी फोर्स, जितने भी फोर्स, जितने भी फोर्स पास करेंगे, जितने भी फोर्स पास करेंगे, जितने भी फोर्स पास करेंगे, उन फोर्स द्वारा मोमेंट जीरो होगा। उन फोर्स द्वारा उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट जीरो होगा। उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट जीरो होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो। तो जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहा हूं, उस पॉइंट से जितने भी फोर्स पास कर जाएंगे उनका मोमेंट जीरो होगा, तो उनका मोमेंट नहीं लिखूंगा। जो पॉइंट उस पॉइंट से पास नहीं करेंगे उनके द्वारा मोमेंट आएगा। मोमेंट क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, उसके लिए आपको हमेशा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे पेन रख दीजिएगा। फोर्स अगर ऊपर की डैश में, तो इस पेन में फोर्स ऊपर की डैश में लगाइएगा, तो पेन जिस डैश में घूमेगा वही आपका जो है, क्लॉकवाइज में घूमेगा तो क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा तो आपका जो है मोमेंट आपका जो है एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब जो मेरा कन्वेंशन है कि मैं एंटी क्लॉक पूरे के पूरे चैप्टर में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को मैं पॉजिटिव लेके चलूंगा और क्लॉकवाइज मोमेंट को मैं नेगेटिव लेके चलूंगा। ठीक है, आप इसका उल्टा भी लेके चल सकते हैं तो भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, उससे कोई नहीं, लिख रहा हूं साइन कन्वेंशन फॉर मोमेंट। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, साइन कन्वेंशन फॉर मोमेंट। मोमेंट के लिए साइन कन्वेंशन हम पूरे के पूरे चैप्टर में क्या यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि मैं हर बार अलग कर दूंगा, सेम ही आपका साइन कन्वेंशन यूज करूंगा फॉर मोमेंट। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज जो मोमेंट होगा उसको मैं हमेशा कैसा लेके चलूंगा, नेगेटिव। ठीक है, चलो अब मैं तीनों पॉइंट के अबाउट मोमेंटम लेके दिखा रहा हूं और डिस्टेंस निकालूंगा, सेम आएगी। लेकिन अब आपको मुझे ये बताना होगा किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना आपका बेटर होगा। ठीक है, वैसे तो तीनों के अबाउट इस क्वेश्चन में तीनों के अबाउट आपका बेटर होगा, लेकिन हमेशा फिक्स पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालेंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बाकी किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेके क्वेश्चन को करेंगे तो आंसर सेम आएगा। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट अगर मैं मोमेंट लेके सैग वैग निकालूंगा तो कुछ हला जाएगा, बिल्कुल सही आएगा। बट अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, फिर सरल तरीके सॉल्व करने के लिए हमेशा किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे, जो पॉइंट फिक्स होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलो पहले मैं इस एक्स को निकालने के लिए, मैं पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट ले रहा हूं। मोमेंट निकालने के लिए सर आपके सिस्टम में जितने भी फोर्स होंगे सारे फोर्स की डिस्टेंस जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, आप देखेंगे आपके सिस्टम में 3 फोर्स है। ठीक है, ये तो आपका ए से ही पास कर रहा है। दूसरा फोर्स आपका ये 15 न्यूटन का रिएक्शन फोर्स है, इसकी डिस्टेंस मालूम है, इसकी डिस्टेंस भी मालूम है, लेकिन मैं इस डिस्टेंस को भी लिख लेता हूं। ठीक है, कि अगर हो सकता है दूसरे पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट निकालेंगे तो आपको इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ जाए। ठीक है,
पहले तो डिस्टेंस लिख डालिएगा, जो जो डिस्टेंस आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल बीम की लेंथ आपकी 30 है, ये x है, तो ये डिस्टेंस बचेगी 30 माइनस एक्स। ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी 30 माइनस एक्स मीटर। थर्टी माइनस एक्स मीटर, ये 30 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलो पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट ले रहा हूं, ठीक है। टेकिंग द मोमेंट, टेकिंग टेकिंग द मोमेंट taking the moment around पॉइंट ए, पॉइंट ए के अबाउट मैं मोमेंट ले रहा हूं। अराउंड लिखिए फिर अबाउट लिखिए, बात एक ही है। टेकिंग द मोमेंट अराउंड और अबाउट, और अबाउट पॉइंट ए, पॉइंट ए के अबाउट मैं मोमेंट ले रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट ले रहा हूं, तो पॉइंट ए से कौन सा फोर्स पास कर रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स पास कर रहा है। अगर ये आपका पॉइंट ए से, पॉइंट ए से ये क्या हुआ, ये कहां से खींची लाइन, पॉइंट ए से 10 न्यूटन का फोर्स पास कर रहा है, तो इस फोर्स की वजह से कोई भी मोमेंट नहीं आएगा। पहली बात क्लियर है। पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट ले रहा हूं, तो आपका जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहा हूं उससे जितने भी फोर्स पास करें उसका मोमेंट नहीं आएगा। किसका किसका मोमेंट आएगा, इस फोर्स की वजह से मोमेंट आएगा, इस फोर्स की वजह से मोमेंट आएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखते हैं, दैट इज इस रिएक्शन फोर्स की वजह से मोमेंट क्या आएगा। तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स, फोर्स फोर्स की जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहे हो उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये फोर्स है। इस फोर्स की इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, एक्स है। अब ये मोमेंट है क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज, तो इस डिस्टेंस में, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस में अपना पेन रख दीजिएगा। पेन रखने के बाद जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, फोर्स अगर ऊपर की तरफ लग रहा है तो जो पेन है वो किस डायरेक्शन में घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये पेन है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये पेन किस डायरेक्शन में घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में हमेशा कैसे लेके चलूंगा, पॉजिटिव साइन के साथ लेके चलूंगा, ठीक है। तो नाउ दिस इज नथिंग बट द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की वैल्यू कितनी, फोर्स, फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना था, 15 न्यूटन का फोर्स था, फोर्स कितना था, 15 न्यूटन का फोर्स था, ठीक है। यहां लिखता हूं, दैट इज फोर्स था 15 न्यूटन का, फोर्स था 15 न्यूटन का। फोर्स, इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या थी, एक्स, और ये कैसा मोमेंट था, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट। और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, इसलिए मैं इसको किस साइन के साथ लिख रहा हूं बेटा, प्लस साइन के साथ। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट मैं कैसा माना हूं, पॉजिटिव, ये मेरा मोमेंट हो गया पॉजिटिव, ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, और इस मोमेंट को मैं पॉजिटिव साइन के साथ लिखूंगा। एक मिनट जरा मैं इसको पोंछ लेता हूं। अरे मैं तुम लोग को इसीलिए सिखा रहा हूं कि तुम लोग कभी सैग में कभी फंसो नहीं, अदरवाइज तुमको याद करना पड़ेगा कि किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। दूसरा आपके पास जो है दैट इज इस फोर्स के द्वारा मूवमेंट निकाल लिया। दूसरा दैट इज दिस इज द फोर्स, इस फोर्स का किस पॉइंट के बाद मूवमेंट है, पॉइंट ए, तो पॉइंट ए से इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगी, देखो ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री बन रहा है। फोर्स, फोर्स की दैट इज उस पॉइंट के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है 30, तो फोर्स 5 न्यूटन है, डिस्टेंस ये है। अब एक क्लॉकवाइज हो गई, एंटी क्लॉकवाइज, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे अपना जो है पेन रख दीजिएगा, पेन रख दिया, ये पॉइंट ए है, ये पेन रख दिया।
ये फोर्स डाउनवर्ड डैश में लग रहा है, डाउनवर्ड डैश में तो कैसे मोमेंट आएगा, क्लॉकवाइज ना, पेन कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्या मेरी बात क्लियर है? ये आपका जो है पेन रखा हुआ है, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये नीचे की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा तो ये इस लाइन को इस डायरेक्शन में पॉइंट ए के अबाउट ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ये क्लॉकवाइज है। क्या मेरी बात क्लियर है आयुष? दिस इज, और अगर आपके पास क्लॉकवाइज मोमेंट होगा तो क्लॉकवाइज मोमेंट को मैं निगेटिव साइन के साथ लिखूंगा, ठीक है। नाउ दिस इज माइनस, कितना मोमेंट होगा, फोर्स, फोर्स की कौन सी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 30, और नेट मोमेंट कितना है 0। क्या मेरी बात क्लियर है? माइनस क्यों लिखा है इसको, क्योंकि ये क्लॉकवाइज मोमेंट है, होना भी चाहिए नेट मोमेंट तभी 0 होगा कि ए दो, अगर वो दो फोर्स मोमेंट देंगे तो एक क्लॉकवाइज होना चाहिए, एक एंटी क्लॉकवाइज, तभी तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 15x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 × 30, तो x की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 × 30 डिवाइडेड बाई 15, 15 × 2 = 30, यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 मीटर। मतलब आपको जो है पॉइंट ए से कितने मीटर पे सपोर्ट दे, 10 मीटर पे। x की वैल्यू 10 मीटर आ रही है, x की वैल्यू 10 मीटर आ रही है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 20 मीटर। देख लीजिए मिड पॉइंट पे सपोर्ट नहीं देना, पॉइंट ए से x x दैट इज 10 मीटर की डिस्टेंस पे जो आपका फोर्स बड़ा होगा उसके नजदीक ही आपको जो है अपने सपोर्ट के देना होगा, तब ये बीम आपकी रेस्ट की अवस्था में आएगी, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है? पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोलता है कि सर आपने पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लिया, और आपने बोला था कि यार किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले तो मोमेंट तो 0 होगा, मैं पॉइंट बी के अबाउट अगर मोमेंट ले लूं तो भी यही आंसर आना चाहिए, बिल्कुल यही आंसर आएगा। मैं पॉइंट बी के अबाउट भी मोमेंट लेके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो लिखिए जरा, टेकिंग, किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लीजिए, टेकिंग द मोमेंट अराउंड और अबाउट पॉइंट बी, कोई पॉइंट बी के अबाउट मोमेंट लेके क्वेश्चन को करता तो भी आंसर बेटा सेम ही आएगा, ठीक है। चलो मैं पॉइंट बी के अबाउट मोमेंट लूंगा, पॉइंट बी के अबाउट मोमेंट लूंगा और तब मैं अपनी डिस्टेंस को निकाला। आप किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिए आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है। जरा देखिए, तीन फोर्स है आपके पास, पॉइंट बी के अबाउट मोमेंट लेंगे तो पॉइंट बी से कौन सा फोर्स पास करा है 5 न्यूटन, तो इसकी वजह से तो कोई मोमेंट नहीं आएगा। मोमेंट किसकी वजह से आएगा, इस रिएक्शन फोर्स और 10 न्यूटन की वजह से। मोमेंट क्या होता है, फोर्स, फोर्स की पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये पहले मैं रिएक्शन फोर्स का लिख रहा हूं, ये मेरा रिएक्शन फोर्स है, इस रिएक्शन फोर्स की पॉइंट बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, ये डिस्टेंस, और ये क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका जो है डिस्टेंस होगा, यहां से ये फोर्स लग रहा है, ये इसको कैसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, दिख रहा है। अच्छा ये कैसा है क्लॉकवाइज, ये कैसा है क्लॉकवाइज मोमेंट, कैसा है क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। देखो ये पॉइंट बी है, ये रिएक्शन फोर्स, ये रिएक्शन फोर्स आपके पेन को कैसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या मेरी बात क्लियर है? एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ लग रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज नहीं, ये आपका जो है क्लॉकवाइज है। देखो ये है, ये आपका घड़ी की डैश में रोटेट कर रहा है। क्या मेरी बात क्लियर? तो क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज मोमेंटम हमेशा कैसा होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। कितना होगा मोमेंट की वैल्यू, दैट इज फोर्स, और फोर्स की पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 30 - x। क्या मेरी बात क्लियर है? नाउ दैट इज, ये क्लॉकवाइज मोमेंट है, क्लॉकवाइज मोमेंट को मैं निगेटिव लूंगा, क्लॉकवाइज मोमेंट को निगेटिव, क्लॉकवाइज मोमेंट को आप कैसा लेके चलेंगे, निगेटिव, ठीक है। फोर्स, अरे ये आपका फोर्स है, फोर्स था 15 न्यूटन मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस कितनी थी बेटा
Now this is minus फोर्स इंटू फोर्स की पॉइंट से परपेंडिकुलर 30 माइनस एक्स, और एक ऐसा था क्लॉकवाइज मोमेंट था। ठीक है, दिस इज द क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, अब आते हैं दिस इज नथिंग बट 10 न्यूटन। ये 10 न्यूटन का फोर्स है। इस फोर्स का जिस पॉइंट से मोमेंट है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। इस फोर्स की पॉइंट बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी 30, और एक ऐसा मोमेंट होगा, ये आपकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस में फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, तो ये फोर्स इस डिस्टेंस को पॉइंट बी के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ये अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मोमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा। देखो ये आपके पास पॉइंट बी है, ये 10 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है, तो कैसे रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को आप पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। ठीक है, नाउ दैट इज फोर्स कितना था 10 न्यूटन का, और बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी 30, और नेट मोमेंट कितना होगा 0। दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। चलो x की वैल्यू निकालिए, इसको हम उस साइड ले जाएंगे, इसको जब ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज 15 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू 30 इंटू 10, ये से कट जाएगा, दिस इज 2 30 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 20। तो x की बेटा वैल्यू आ जाएगी 30 माइनस 20, तो बेटा x की वैल्यू अभी भी कितनी आ जाएगी 10 मीटर। देखिए अभी भी आंसर सेम आया, अभी भी आंसर सेम आया। अभी भी आंसर सेम ही आया है, आंसर में कोई कमी नहीं है। कोई अगर बोलता है कि सर आप मैं पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट नहीं दूंगा, पॉइंट बी, मैं पॉइंट सी के अबाउट मोमेंट दूंगा, क्या मेरा आंसर आएगा? बिल्कुल आंसर आएगा, और आंसर बिल्कुल सही आएगा। और पॉइंट सी आपका फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट, वहीं पर आप सपोर्ट दे रहे हैं। दिस इज द पॉइंट सी, पॉइंट सी यहां पर आपने सपोर्ट को फिक्स कर दिया, दिस इज द फिक्स पॉइंट। मैं पॉइंट सी के अबाउट मोमेंट निकाल रहा हूं। टेकिंग टेकिंग द moment around or about पॉइंट सी। अगर कोई स्टूडेंट पॉइंट सी के अबाउट मोमेंट लेता तो भी क्या डिस्टेंस सेम आती? बिल्कुल सेम आती। ठीक है, देखिएगा पॉइंट सी के अबाउट मैं मोमेंट लेने जा रहा हूं, पॉइंट सी के अबाउट। जब आप पॉइंट सी के अबाउट मोमेंट लेंगे तो टोटल 3 फोर्स है, पॉइंट सी से कौन सा बेटा पॉइंट सी के अबाउट मोमेंट, पॉइंट सी से तो रिएक्शन फोर्स पास कर रहा है, तो इसकी वजह से कोई मोमेंट नहीं आएगा, मोमेंट केवल इसकी वजह से आएगा और इसकी वजह से आएगा। तो पॉइंट सी से पहले मैं 10 न्यूटन का मोमेंट देख रहा हूं। ठीक है, पॉइंट सी से इस 10 न्यूटन के फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी x, और एक ऐसा होगा बेटा, ये आपका जो फोर्स है, ये डिस्टेंस है, ये फोर्स डाउनवर्ड है, ये पॉइंट सी के अबाउट इस डिस्टेंस को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये डिस्टेंस है, जब फोर्स लगेगा तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये पॉजिटिव आएगा। और 5 न्यूटन की वजह से कैसा मोमेंट आएगा, दैट इज फोर्स की पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 30 माइनस है, और ये इसको कैसे रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज होगा दूसरा एंटी क्लॉक, दोनों बराबर होंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, दैट इज पहला 10 न्यूटन की वजह से एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो उसको प्लस लिखेंगे, फोर्स ये है और फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है। और बेटा 5 न्यूटन की वजह से, 5 न्यूटन के वजह से जो मोमेंट है वो क्लॉकवाइज होगा, निगेटिव लिख दिया, फोर्स इंटू फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? 30 माइनस एक्स, आप अपने फिगर में देख सकते हैं। और नेट मोमेंट कितना होगा? 0 होगा, नेट मोमेंट बिकम्स इक्वल टू 0। ये कैसा है? ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, और ये क्लॉकवाइज मोमेंट है। ठीक है, यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, तो यहां से आपके पास आ जाएगा 10x
माइनस 5 इंटू 30 प्लस 5x इक्वल टू 0। तो 15x इज इक्वल टू 5 इंटू 30, ये कट जाएगा, दिस इज 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 मीटर। किसी भी पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट ले लीजिए, देख लीजिए आंसर सेम आ रहा है। तीन ही पॉइंट थे जो मैंने आपकी बॉडी में दिखाए थे सिस्टम में, और मैंने तीनों पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेके आपको दिखाया, आंसर सेम आ रहा है। तो आप मुझसे कभी ये नहीं पूछेंगे कि सर किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिया। आप किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लीजिए, डिस्टेंस जो आपको निकालनी होगी वो डिस्टेंस सेम ही आएगी, डिस्टेंस कभी भी अलग नहीं आएगी। ठीक है। अब ये कोई ये पूछे कि सर किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना अच्छा होगा, तो मैं लिख भी दे रहा हूं, जो पॉइंट सिस्टम में फिक्स होगा आपका, उसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट मैं हमेशा लूंगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ऐसा करने से कई बार जो है, अच्छी बताइए, पॉइंट सी के अबाउट अगर आप मोमेंट ले रहे हैं तो आप देखेंगे कि जो रिएक्शन फोर्स, अगर मैं पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लिखूंगा तो आपको रिएक्शन फोर्स निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में दिया नहीं था, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले तो रिएक्शन फोर्स निकल के आएगा, उसके बाद मोमेंट की इक्वेशन लगाएंगे। पॉइंट बी के अबाउट मोमेंट लेंगे तो भी रिएक्शन फोर्स निकालना पड़ेगा, पहले रिएक्शन फोर्स निकालना पड़ेगा, तब जाके मोमेंट की इक्वेशन है। लेकिन अगर मैं पॉइंट सी के अबाउट मोमेंट ले लूंगा तो क्या रिएक्शन फोर्स निकालने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। जो भी फोर्स दिए होंगे ना, उन्हीं से आपका काम बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जो है जो फिक्स पॉइंट होगा उसके बाद कुछ रिएक्शन रिएक्शन आएंगे। अगर आप उस पॉइंट के बाद मोमेंट नहीं लिखेंगे तो उस रिएक्शन को निकालना पड़ेगा, क्योंकि फिर उसकी वजह से आपका जो है, आपका क्या आएगा, मोमेंट आएगा, उसको निकालने में ही आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो मैं हमेशा किस पॉइंट के अबाउट हमेशा मोमेंट लूंगा क्वेश्चन में, हमेशा जो पॉइंट फिक्स होगा, जो पॉइंट फिक्स होगा वहां रिएक्शन नहीं निकालना पड़ेगा। यहां पर देखिए पॉइंट सी पे मैंने सपोर्ट दिया तो ये पॉइंट फिक्स था, और अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट दूंगा तो मुझे ये रिएक्शन नहीं निकालना पड़ेगा। अदरवाइज और किसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो आंसर तो आ जाएगा, बट आपको एक्स्ट्रा इक्वेशंस भी बनानी पड़ जाएंगी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो हमेशा लिखिएगा, हमेशा जब भी मैं मोमेंट की इक्वेशन निकालूंगा, फिर जब भी मैं सैग निकालूंगा ना, तो जो पॉइंट मेरा सिस्टम में फिक्स होगा उसी पॉइंट के अबाउट मैं मोमेंट लूंगा, वहां से एक इक्वेशन में काम बन जाएगा। ठीक है। आपको रिएक्शन फोर्स नहीं निकालना पड़ेगा, केवल मोमेंट की इक्वेशन ही आपका काम बन जाएगा। बाकी यहां पर आप देखेंगे पॉइंट बी के बाद पहले रिएक्शन निकालना पड़ेगा, पहले रिएक्शन, ये वाली इक्वेशन पहले आपको बनानी पड़ेगी, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन से पहले रिएक्शन आएगा, उसके बाद कहीं जाके आप मोमेंट की इक्वेशन लगा पाएंगे। जो 15 है वो रिएक्शन फोर्स है, ये रिएक्शन फोर्स है। यहां देखो कहीं 15 मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, यहां कहीं रिएक्शन नहीं आ रहा, तो लिखो जरा, लिखो जरा, ये चीज आपको नोट करना, दैट द इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट। जनरली वैसे तो मोमेंट आप किसी भी पॉइंट के अबाउट ले, बट फिक्स पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेने से कई सारी इक्वेशंस आपको नहीं बनानी पड़ेगी, रिएक्शन की इक्वेशन नहीं बनानी पड़ेंगे, टेंशन की इक्वेशन नहीं बनानी पड़ेंगे, आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। लिख रहा हूं, जनरली, जनरली मोमेंट इक्वेशन, जनरली मोमेंट इक्वेशन is made on that point which is fixed, which is fixed in the system or body, system और body। जनरली हम मोमेंट की इक्वेशन उस पॉइंट पे बनाते हैं जहां जो आपका सिस्टम या फिर बॉडी में फिक्स पॉइंट होता है, इट फिक्स्ड पॉइंट, इट फिक्स्ड इन द बॉडी। या फिर मैं ये लिखे दे रहा हूं, जनरली, ये चीज आपको कोई बताएगा नहीं, ये सब चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। जनरली मोमेंट इज टेकन, ये भी लिख देना, जनरली द मोमेंट इज टेकन अराउंड, अराउंड और अबाउट दैट पॉइंट, दैट पॉइंट which is
विच इज फिक्स्ड इन द सिस्टम और बॉडी। जो पॉइंट बॉडी ऑफ ए सिस्टम में फिक्स होगा, मोमेंट मैं हमेशा उसी पॉइंट के अबाउट हमेशा लूंगा। वैसे आप किसी भी पॉइंट के अबाउट ले लीजिए, आंसर सेम आएगा। अब हमें सैग कैलकुलेशन सीखना है कि भाई सैग कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए सैग कैलकुलेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए सैग कैलकुलेशन। सैग कैलकुलेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए सैग कैलकुलेशन। ठीक है, अब सैग को कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड यूज किए जाते हैं। एक होता है पैराबोलिक मेथड और एक होता है कैटनरी मेथड। ठीक है, दो मेथड होते हैं सैग को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, जिसमें से जो पैराबोलिक मेथड होता है वो अप्रोक्सीमेट मेथड होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट मेथड है मतलब उसमें हम कुछ अप्रोक्सीमेशन करेंगे, लेकिन अप्रोक्स मेथड में जो मेथड होते हैं वो एक किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए वैलिड होते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर वो पर्टिकुलर कंडीशन मेट हो रही है तो उस मेथड से जो आंसर आएगा वो प्रैक्टिकल कंडीशन में, और उस मेथड से जो आंसर वो लगभग आसपास आएंगे। ठीक है, मतलब इधर बहुत कम होगी। और जो कैटनरी मेथड होगा वो आपका एग्जैक्ट मेथड होगा सैग को कैलकुलेट करने का। ठीक है, सैग को कैलकुलेट करने का एग्जैक्ट मेथड होगा, मतलब प्रैक्टिकल कंडीशन में जो सैग बनता है, जो सैग आता है, और कैटनरी मेथड से जब सैग को फार्मूले को कैलकुलेट करते हैं तो दोनों से बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आती है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो कैटनरी मेथड होता है बहुत लेंदी मेथड होता है, उसमें कई सारी आपको टेंजेंट वेंजेंट की इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसके बाद जब कहीं जाके आपका सैग का फार्मूला कैलकुलेट होगा। तो हम क्या करते हैं कि एज ए स्टूडेंट लेवल पे अगर मैं बात करूंगा तो स्टूडेंट लेवल पे या फिर हमारे जेई लेवल पे क्या होता है, या फिर बीटेक लेवल पे भी जब बात की जाती है, आईएस लेवल पे भी जब बात की जाती है, तो जो क्वेश्चन होता है उसमें हम लोग जो है पैराबोलिक मेथड ही क्या करते हैं, सैग को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेट फार्मूला हम निकालेंगे, सैग का एग्जैक्ट फार्मूला नहीं निकालते। ठीक है, एग्जैक्ट फार्मूला नहीं निकालते, अप्रोक्सीमेट फार्मूला निकालते हैं, क्योंकि उससे जो सैग होता है वो लगभग प्रैक्टिकल कंडीशन के आसपास बनता है। थोड़ा बहुत 0.1 0.2% की इधर होती है, फिर 4 से 5% तक की इधर आपकी जो है निगलेक्टेड इधर होती है। अगर उससे ज्यादा इधर आ रही तो फिर हम उस मेथड को यूज नहीं करते। तो एग्जामिनेशन में 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया कि पैराबोलिक मेथड कब यूज किया जाता है और कैटनरी मेथड कब यूज किया जाता है सैग को कैलकुलेट करने के लिए। तो आप देखेंगे कि अगर आपकी स्पैन लेंथ 300 मीटर से क्या है, कम है, अगर मेरी स्पैन लेंथ 300 मीटर से कम है, स्पैन लेंथ क्या है कि दो एडजेसेंट टावर के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अगर मेरी स्पैन लेंथ 300 मीटर से कम है तो पैराबोलिक मेथड से जो हम सैग का फार्मूला निकालते हैं और प्रैक्टिकल कंडीशन में जो सैग बनता है उन दोनों की वैल्यू लगभग आसपास होती है, मतलब इधर ना के बराबर होती है। ठीक है, तो जब भी जो है हमारे पास जो स्पैन लेंथ होगी 300 मीटर से कम होगी तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, सैग के कैलकुलेशन के लिए पैराबोलिक मेथड यूज करते हैं। लेकिन अगर मेरी स्पैन लेंथ 300 मीटर से ज्यादा है और पैराबोलिक मेथड से आपने सैग को कैलकुलेट किया तो इधर जो है बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जब भी जो है आपकी स्पैन लेंथ 300 मीटर से ज्यादा होगी तो सैग के फार्मूले को कैलकुलेट करने के लिए आपका कैटनरी मेथड यूज किया जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? दो भाग की चीजें हैं, एग्जामिनेशन में यही पूछा गया था कि आपका जो है दैट इज पैराबोलिक मेथड किस कंडीशन के लिए कैलकुलेशन में यूज करते हैं। तो अगर स्पैन लेंथ 300 मीटर से कम है या फिर उसके बराबर है, 300 मीटर तक पैराबोलिक मेथड यूज किया जाता है सैग कैलकुलेशन के लिए, और 300 मीटर से ऊपर हम लोग कैटनरी मेथड प्रैक्टिकल कंडीशन में यूज करते हैं सैग को कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन हमारे कोर्स में केवल पैराबोलिक मेथड है, कैटनरी मेथड नहीं है, ना ही आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलो, तो हम जितने भी सैग के फार्म में कैलकुलेट करेंगे, मतलब इसका कहने का ये मतलब है कि आपका कैटनरी मेथड जो है वो थोड़ा सा लेंदी मेथड होता है, और जब हम पैराबोलिक मेथड से आपका सैग का कैलकुलेशन करते हैं तो कुछ एजम्पशन मान के चलते हैं, क्योंकि पैराबोल जब आपकी स्पैन लेंथ 300 मीटर से कम होती है सैग बहुत कम बनता है। सैग कैसा होता है, बहुत कम बनता है।
अगर सैग कम होगा तो कंडक्टर की लेंथ और स्पैन लेंथ को हम बराबर मान लेते हैं। एक्चुअली वो बराबर नहीं होती, क्योंकि सैग कम बनता है तो उस केस में जो मेरे कंडक्टर की लेंथ होती है स्पैन लेंथ के आसपास ही होती है, इसलिए दोनों को बराबर मान के ही आपके फार्मूले को क्या कर दिया जाता है, ड्राइव कर दिया जाता है। मैं समझाने की कोशिश करता हूं, समझिएगा। तो पहले हेडिंग डालिए सैग कैलकुलेशन, उसमें लिखिए देयर आर देयर आर टू मेथड देयर आर टू methods for the sag calculation. There are two methods for sag calculation. sag को कैलकुलेट करने के लिए जनरली आपके पास दो मेथड है। पहला मेथड है पैराबोलिक मेथड ऑफ sag कैलकुलेशन। पैराबोलिक मेथड ऑफ sag कैलकुलेशन। और दूसरा मेथड है कैटेनरी मेथड। कैटेनरी मेथड ऑफ sag कैलकुलेशन। पहली हेडिंग डाल लीजिए, दैट इज पैराबोलिक मेथड ऑफ सैग कैलकुलेशन। कब यूज करते हैं, या फिर इस मेथड पे हम लोग क्या एजम्पशन लेके चलेंगे वो समझना है। पैराबोलिक मेथड ऑफ, और फिर इस मेथड में हम कुछ एजम्पशन लेके सैग का फार्मूला ड्राइव करते हैं, उससे अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आता है। जो सैग का फार्मूला तो लगभग प्रैक्टिकल कंडीशन के आसपास होता है, इधर कम होती है। तो लिख रहा हूं दिस मेथड, पहला पॉइंट लिखिए, दिस मेथड of sag calculation, this method of sag calculation is used when the span length is less than or equal to 300 मीटर। when the span length is less than or equal to 300 मीटर। अगर आपके स्पैन लेंथ 300 मीटर से कम है, फिर 300 मीटर के बराबर है, तब सैग को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पैराबोलिक मेथड क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। और ये सैग को कैलकुलेट करने का अप्रोक्सीमेट मेथड होता है, ये एग्जैक्ट मेथड नहीं है। एग्जैक्ट मेथड नहीं मतलब इसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन मानना पड़ेगा। तो मैं ये भी लिख रहा हूं, पहला पॉइंट तो आपने ये लिखा, ये इंपॉर्टेंट, ये चीज पूछी गई एग्जामिनेशन कि मेथड कब यूज किया जाता है। दूसरा चीज, यह मेथड सैग को कैलकुलेट करने का एग्जैक्ट मेथड नहीं है, इसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन मानेंगे। क्या अप्रोक्सीमेशन मैं बताऊंगा। दिस मेथड दिस मेथड this method of sag calculation, this method of sag calculation is the approximate is the
approximate method for the sag calculation। ये आपके सैग के कैलकुलेशन का कौन सा मेथड है? एग्जैक्ट मेथड नहीं है, अप्रोक्सीमेशन मेथड है। लेकिन अप्रोक्सीमेशन मेथड तभी यूज किया जा सकता है जब एरर कम हो। एरर कब कम आती है? जब स्पैन लेंथ 300 मीटर से कम या फिर उसके बराबर होती है। तो इस मेथड से जो सैग को फार्मूला निकालेंगे वो लगभग जो है एक्चुअल वैल्यू के आसपास ही आता है। ठीक है, चलो इस मेथड में क्या अप्रोक्सीमेशन लेके चलते हैं, ध्यान सुनिए, क्योंकि मैं हमेशा सैग को निकालने के लिए यही मेथड यूज करूंगा। इस मेथड में जब आपकी स्पैन लेंथ 300 मीटर से कम होती है तो जो सैग होता है वो बहुत छोटा होता है। अगर सैग छोटा होगा मतलब जो है, जो आपका जो है, हम लोग क्या करते हैं, दैट इज नथिंग बट द झोल होता है, झोल बहुत छोटा बनता है। अगर झोल बहुत छोटा होगा तो जो कंडक्टर की लेंथ और स्पैन लेंथ होगी वो लगभग बराबर होगी। तो हम इसमें अप्रोक्सीमेशन लेके चलते हैं कि पैराबोलिक मेथड में जो स्पैन लेंथ है उतनी ही कंडक्टर की लेंथ मान के चलते हैं। ध्यान सुनिएगा, मैं आपको समझाता हूँ, फिगर के हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। यहां पर मैंने क्या किया, ये आपका ग्राउंड है। दिस इज अर्थ और ग्राउंड सरफेस। दिस इज द अर्थ और ग्राउंड सरफेस। ये आपके टावर है भाई। जब आपके जब आपकी स्पैन लेंथ, ये स्पैन लेंथ होती है एल। यदि आपकी जो है स्पैन लेंथ जो केल होती है और ये क्या हो, दिस इज स्पैन लेंथ जो कि लेस देन आर इक्वल टू क्या हो, 300 मीटर। ठीक है, अगर आपकी स्पैन लेंथ 300 मीटर या फिर उससे कम है तो जो सैग बनता है ये बहुत छोटा बनता है। जो सैग होता है ये बहुत छोटा होता है। जो चीजें वो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनते जाइए। ठीक है, मान लीजिए 300 मीटर से कम है या फिर 300 मीटर से कम, एक वैल्यू ले लेता हूं समझाने के लिए। जब आपकी जो स्पैन लेंथ है जिसको हम एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अगर ये 300 मीटर से कम है, समझाने के तौर पे मैं 300 मीटर से कम ले ले तो 100 मीटर मान लीजिए, समझिएगा। स्पैन लेंथ मेरी 100 मीटर है जो कि लेस देन है 300 मीटर। उस कंडीशन में जो सैग बनेगा, सैग क्या होता है बेटा, पॉइंट ऑफ सपोर्ट एंड लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है इसको हम सैग बोलते हैं। सैग बोलिए फिर छोड़, दिस इज कॉल्ड सैग। दिस इज कॉल्ड सैग। ये डिस्टेंस आपकी कहलाएगी सैग। सैग। तो पैराबोलिक मेथड में क्या होता है कि अगर आपकी जो है स्पैन लेंथ
300 मीटर से कम है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 मीटर मानी, उस कंडीशन में जो झोल है ये बहुत कम बनता है। अगर ये झोल बहुत कम है तो आपकी जो कंडक्टर की लेंथ है, ये कंडक्टर की लेंथ लगभग किसके आसपास होती है? स्पैन लेंथ के बराबर। मान लीजिए स्पैन लेंथ अगर 100 मीटर है, झोल या फिर सैग बहुत कम बना है, तो कंडक्टर की लेंथ इसी के आसपास होगी। कंडक्टर की लेंथ इसी के आसपास होगी। फॉर एग्जाम्पल कंडक्टर की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर वो मैं दिखा रहा हूं कि लगभग इसी के आसपास एक वैल्यू मान रहा हूं। लेंथ ऑफ द कंडक्टर मान लीजिए 101 मीटर है। और ऐसा कब होगा? जब आपकी स्पैन लेंथ जो है, स्पैन लेंथ जो है 300 मीटर से कम, मान ली स्पैन लेंथ 300 मीटर से कम, एक एग्जांपल के तौर मैंने 100 मीटर ले ली। अगर स्पैन लेंथ 300 मीटर से कम है, ठीक है, उस केस में जो कंडक्टर, जो झोल होगा या फिर जो सैग हो, ये बहुत कम बनेगा। ये अगर बहुत कम होगा, ये वैल्यू बहुत कम होगी, ये वैल्यू अगर कम होगी, तो ये जो कंडक्टर की लेंथ है ना, ये लगभग स्पैन लेंथ के बराबर होगी। स्पैन लेंथ के बराबर मैंने समझाने के लिए 101 मीटर मान लिया। 101 मीटर, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपके स्पैन लेंथ 300 मीटर से कम है, तब कंडक्टर की लेंथ और स्पैन लेंथ लगभग क्या होंगे? बराबर। क्यों? क्योंकि आपका ये जो जो सैग है या फिर जो झोल है, ये बहुत कम बनेगा। झोल बहुत कम होगा तो लगभग ये कंडक्टर की लेंथ आपकी स्पैन लेंथ के बराबर है। तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो कंडक्टर की लेंथ है 101 मीटर की जगह हम लोग कितनी मीटर मान के चलेंगे? 100 मीटर, लगभग उसके आसपास होती है। तो हम कंडक्टर की लेंथ जो है कितनी मान के चलते हैं? स्पैन लेंथ के बराबर मान के चलते हैं। क्या मेरी बात क्लियर? लेकिन एक्चुअली में क्या होगी, वो स्पैन लेंथ से थोड़ी सी बड़ी होगी, तो हमने उसको अप्रोक्सीमेट कर दिया स्पैन लेंथ के बराबर, क्योंकि वो दोनों लेंथ लगभग आसपास है, 101 और 100, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो हम उसको 100 मीटर से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट सैग के आसपास आएगा। एग्जैक्ट सैग की वैल्यू नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी, यार इसके आसपास सैग बनना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, तो मैं लिखे दे रहा हूं। तो इसमें हम लोग यही एजम्पशन मान के चलते हैं। पैराबोलिक मेथड में क्या होता है कि अगर आपकी जो स्पैन लेंथ है 300 मीटर से कम है, 300 मीटर से कम मैंने 100 मीटर लिया, तब आपका जो झोल होगा ये बहुत छोटा बनेगा। अगर झोल बहुत छोटा बनेगा तो कंडक्टर की जो लेंथ होगी वो लगभग स्पैन लेंथ के बराबर होगी। तो इस मेथड में हम करते क्या है, देख रहा हूं, ठीक है। इस मेथड में हम एक अप्रोक्सीमेशन मान के चलेंगे, एजम्पशन मान के चलेंगे। लिख रहा हूं, इसी के नीचे लिखिएगा तीसरा पॉइंट। जब मैं इस मेथड से डेरिवेशन कराऊंगा तो यही एजम्पशन लेके चलूंगा। इन द पैराबोलिक मेथड, इन द पैराबोलिक मेथड, इन द पैराबोलिक मेथड ऑफ sag calculation, we will take a assumption, we will always assume, we will always take a take an assumption। हम लोग एक एजम्पशन मान के चलेंगे इस मेथड के डेरिवेशन में। एन एजम्पशन, assumption that the length of the conductor, the length of the conductor, the length of the conductor is equal to the span length, स्पैन लेंथ। ये एजम्पशन लेके चलते हैं। एक्चुअली में दोनों बराबर नहीं होंगे, लेकिन दोनों लगभग आसपास होंगे, इसलिए जो कंडक्टर की लेंथ है वो कितनी मान के हम चल सकते हैं? स्पैन लेंथ। ये एजम्पशन लेके चलते हैं, इसी एजम्पशन पे प्रूफ किया जाता है। और यहाँ अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं तो फार्मूला भी अप्रोक्सीमेट फार्मूला आएगा, एग्जैक्ट फार्मूला नहीं आएगा सैग का। ठीक है, दिस इज द एजम्पशन यू कैन डू टेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एजम्पशन।
और जब अगर स्पैन लेंथ बेटा आपकी 300 मीटर से कम है तो जो कंडक्टर की लेंथ है वो लगभग स्पैन लेंथ के बराबर होती है, तो कंडक्टर लेंथ में स्पैन लेंथ मान लूंगा। और इस फार्मूले को, इस एजम्पशन को लेके जब हम प्रूव करते हैं तो जो हमारा सैग आता है वो प्रैक्टिकल्स के आसपास ही आता है, इधर उसमें कम होती है। इसलिए हम इस मेथड को लगा सकते हैं जब हमारा जो है दैट इज स्पैन लेंथ 300 मीटर से कम है, तो इसको मैं लिख देता हूं। लेकिन अगर 300 मीटर से ज्यादा होगी, हेलो 300 मीटर से ज्यादा होगी तो सैग बहुत बड़ा बनेगा, जो सैग होगा वो बहुत बड़ा बनेगा। और सैग अगर बड़ा बनेगा तो कंडक्टर की लेंथ स्पैन लेंथ से बड़ी होगी। तो उसको अगर मैंने अप्रोक्सीमेट कर दिया तो जो मेरी एरर होगी सैग कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा होगी, इसलिए हम लोग इस मेथड को यूज नहीं करते जब 300 मीटर से ज्यादा स्पैन लेंथ होती है। ठीक है, मैं लिख रहा हूं नीचे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। व्हेन द स्पैन लेंथ इज लेस देन आर इक्वल टू 300 मीटर, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो लिख रहा हूं द सैग इज लो। जब स्पैन लेंथ आपकी 300 मीटर से कम या उसके बराबर हो तो सैग छोटा बनता है, द सैग इज लो, so that so that we can assume so that we can assume the length of the conductor length of the conductor is equal to span length। span length हम उसको span length से we can assume the length of the conductor is approximate equal to, हम उसको approximate कर देते हैं, we can assume the length of the conductor is approximate equal to span length and and hence hence और जब हम ये अप्रोक्सीमेशन कर देते हैं तो चूंकि लगभग दोनों बराबर तो एरर ज्यादा नहीं आएगी इस मेथड से। हेंस पैराबोलिक मेथड ऑफ सैग कैलकुलेशन विल गिव लो एरर इन द सैग। प्रैक्टिकल कंडीशन के आसपास ही सैग आ जाता है क्योंकि अप्रोक्सीमेशन जो है वो रेलेवेंट अप्रोक्सीमेशन है। 101 मीटर को हम 100 मीटर से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं तो इधर ज्यादा नहीं आएगी, क्योंकि सैग बहुत छोटा बन रहा है इसलिए अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, तो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आएगा लगभग एग्जैक्ट रिजल्ट के आसपास होगा, इधर कम हो। हेंस पैराबोलिक मेथड ऑफ सैग कैलकुलेशन विल गिव लो एरर इन सैग कैलकुलेशन। हेंस अगर 300 मीटर से कम है तो ये मेथड जो कि सैग बहुत छोटा बनेगा तो हम उसको अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं तो इधर कम आएगी, इसलिए ये मेथड यूज किया जाता है। हेंस दिस मेथड ऑफ सैग कैलकुलेशन is used for span length less than 300 मीटर, इसलिए हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं क्योंकि इधर कम आएगी। लेकिन अगर स्पैन लेंथ इससे ज्यादा हो, 300 मीटर से अगर ज्यादा स्पैन लेंथ हो, अगर 300 मीटर से ज्यादा है तो सैग बड़ा बनेगा, तो क्या अब मैं कंडक्टर की लेंथ को स्पैन लेंथ से अप्रोक्सीमेट कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता हूं। और अगर तुमने कर दिया ना तो इधर बहुत ज्यादा आ जाएगी, मतलब ये मेथड बहुत ज्यादा इधर देगा, तो इस मेथड को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये मेथड जब लगभग इस 300 मीटर से कम होगी तब कम ही इधर देता। लिख रहा हूं इसी के नीचे लिख रहा हूं, बट
बट स्पैन लेंथ अगर मेरी बड़ी है किससे, 300 मीटर से, देन द सैग इज मोर। सैग बड़ा बनेगा तब कंडक्टर की लेंथ भी ज्यादा होगी, और अगर मैंने कंडक्टर की लेंथ को स्पैन लेंथ से अप्रोक्सीमेट कर दिया तो एरर बहुत ज्यादा होगी। सो दैट पैराबोलिक पैराबोलिक मेथड में तो अप्रोक्सीमेट कर देंगे तो एरर बहुत ज्यादा आ जाएगी। सो दैट द पैराबोलिक मेथड, और अगर 300 मीटर से ऊपर भी आपने इस अप्रोक्सीमेशन को ले लिया तो ये तो अप्रोक्सीमेशन गलत हो जाएगा। सो दैट द पैराबोलिक मेथड विल गिव हाई एरर in the sag calculation so that parabolic method of sag calculation is not used for sag calculation for span length is greater than 300 मीटर। 300 मीटर से ऊपर पैराबोलिक मेथड में एरर बहुत ज्यादा आ जाते हैं, क्योंकि पैराबोलिक मेथड जब मैं लगाऊंगा तो आपकी कंडक्टर की लेंथ को मैं स्पैन लेंथ के बराबर में, जितनी स्पैन लेंथ होगी उतनी कंडक्टर की लेंथ मान के चलूंगा। अगर 300 मीटर से ज्यादा तो सैग बहुत बड़ा बनेगा, तब कंडक्टर की लेंथ को स्पैन लेंथ से अप्रोक्सीमेट या फिर इक्वल नहीं किया जा सकता। अगर इक्वल करके करोगे तो रिजल्ट बहुत ज्यादा एरर देने लगेगा, इसलिए मेथड यूज नहीं होगा। तो अगर 300 मीटर से ज्यादा है तब हम एग्जैक्ट मेथड यूज करते हैं सैग कैलकुलेशन के लिए, दैट इज कॉल्ड कैटनरी मेथड। तो कैटनरी मेथड हमेशा यूज किया जाएगा सैग कैलकुलेशन के लिए जब स्पैन लेंथ 300 मीटर से ज्यादा है। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखेंगे, सेकंड हेडिंग डालिए, दैट इज कैटनरी मेथड। कैटनरी मेथड फॉर सैग कैलकुलेशन। ये मेथड कब यूज किया जाता है, समझिए इसको। देखिए, दिस मेथड of sag calculation is used when the span length is greater than 300 मीटर। जब आपका स्पैन लेंथ 300 मीटर से ज्यादा होगा, जब स्पैन लेंथ आपका 300 मीटर से ज्यादा होगा तब सैग को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग केवल और केवल कैटनरी मेथड यूज कर सकते हैं, केवल और केवल कैटनरी मेथड यूज करते हैं। लेकिन अगर स्पैन लेंथ आपकी जो है 300 मीटर से कम है तो पैराबोलिक मेथड लगाओ चाहे कैटनरी मेथड लगाओ, दोनों से रिजल्ट सेम आता है। कैटनरी मेथड एग्जैक्ट मेथड है, बिल्कुल एग्जैक्ट मेथड, वहां कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं है। ठीक है, तो अगर 300 मीटर से कम है तो पैराबोलिक मेथड लगाओ चाहे कैटनरी मेथड लगाओ, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। क्योंकि पैराबोलिक मेथड आपका जो है क्या होता है, आसान होता है, तो हम लोग पैराबोलिक मेथड यूज करते हैं 300 मीटर से कम पे। लेकिन अगर 300 मीटर से ज्यादा है तो पैराबोलिक मेथड से इधर बहुत ज्यादा आ जाती है, तो 300 मीटर से ऊपर केवल एक ही मेथड रखता है सैग को कैलकुलेट करने के लिए, वो कैटनरी मेथड ही होता है। लेकिन 300 मीटर से नीचे हम दोनों मेथड लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है कौन सा मेथड लगाते हैं, पैराबोलिक मेथड लगाते हैं, क्योंकि वो आसान होता है और उससे जो आंसर आएगा वो लगभग प्रैक्टिकल कंडीशन के आसपास ही आएगा। इसलिए हम लोग
4 पेज का डेरिवेशन ना करके 2 लाइन का डेरिवेशन कर लेते हैं, रिजल्ट आसपास आएगा तो उससे हम अंदाजे लगाएंगे लगभग इतना हमें रखना है। क्या मेरी बात क्लियर है? कैटनरी मेथड में 4 पेज में भी वही रिजल्ट आएगा तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो जनरली इसीलिए लिखाया है कि अगर स्पैन लेंथ आपकी 300 मीटर से कम है, उसके आसपास है, तो पैराबोलिक मेथड यूज किया जाता है। बट उस मेथड में हम एक एजम्पशन मान के हमेशा चलेंगे, दैट इज नथिंग बट द जो कंडक्टर की लेंथ है वो स्पैन लेंथ के बराबर है, क्योंकि उस समय सैग बहुत छोटा बनता है, ठीक है, अगर स्पैन लेंथ 300 मीटर से कम है। और अगर 300 मीटर से ज्यादा है तो हम कैटनरी मेथड यूज करते हैं, ठीक है। अब जो है इन मेथड को पढ़ने से पहले कुछ आपको मैं जो है कुछ कॉमन वर्ड आपको सिखाना चाहूंगा, ठीक है, टेंशन के बारे में, ठीक है। टेंशन के बारे में कुछ बातें समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इन मेथड्स को यूज करते हैं कैलकुलेशंस के लिए, सैग को कैलकुलेशन करने के लिए इन मेथड को यूज करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जरा हेडिंग डाल लीजिए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द टेंशन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम बात करें टेंशन से रिगार्डिंग जो है। सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूं जिससे कि आपको चीजें क्लियर रहे। चलिए जरा हेडिंग डालिए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट regarding the tension, some important point regarding the tension, ठीक है। टेंशन से रिगार्डिंग कुछ हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर आपका जो है दोनों टावर सेम लेवल पे है, ठीक है, दोनों टावर सेम लेवल में है, तो जो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर होता है, जो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर होता है वो दोनों ही टावर के मिड पॉइंट पे बनता है। मगर अगर स्पैन लेंथ दोनों टावर के बीच की, दो टावर के बीच की जो लेंथ होगी हॉरिजॉन्टल लेंथ क्या होगी, स्पैन लेंथ है, उनका जो एग्जैक्ट मिड पॉइंट होगा वहीं पर लोएस्ट पॉइंट आएगा, मतलब L/2 L/2। इस चीज को मैं प्रूफ करूंगा लेकिन नेक्स्ट डेरिवेशन में प्रूफ करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट डेरिवेशन आपका जनरल डेरिवेशन होगा, उसमें टावर दोनों अलग अलग लेवल पे होंगे। वहां से प्रूफ हो जाता है कि अगर दोनों टावर आपके सेम लेवल पे है तो जो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर होगा वो दोनों ही टावर के मिड पॉइंट पे एग्जैक्टली लाई करेगा, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे होगा लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर दोनों टावर सेम लेवल पे हैं, दोनों टावर अगर सेम लेवल पे हैं तो जो सैग बनता है दोनों ही टावर में बिल्कुल समान बनता है। तो चाहे आप दोनों टावर में अलग अलग सैग कैलकुलेट करें तो भी आंसर सेम आएगा, या फिर किसी एक टावर में सैग निकाल लीजिए तो भी आंसर सेम आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर दो अलग अलग बात निकालेंगे तो दोनों से एक ही चीज आएगी, तो इससे बेटर है कि हम एक टावर पे सैग निकाल लेंगे। तो जब मैं दोनों टावर सेम लेवल पे लूंगा तो मैं केवल एक ही टावर पे सैग निकालूंगा, एक टावर पे जो सैग आएगा उतना ही सैग दूसरे टावर पे भी आएगा। ये चीज आपको फिगर से दिख जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? दूसरा चीज है कि सैग एक लेंथ होती है, और अगर सैग एक लेंथ होती है तो उसको निकालने के लिए हम मोमेंट की इक्वेशन यूज करेंगे। किसकी इक्वेशन यूज करेंगे? मोमेंट की इक्वेशन यूज करेंगे। लेंथ को निकालने के लिए मोमेंट की इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। और मोमेंट हम किसी भी पॉइंट के अबाउट जब निकालेंगे, सिस्टम में किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालेंगे तो नेट मोमेंट हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम कंडक्टर को टांगते हैं तो कंडक्टर हमेशा स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जब मैं कंडक्टर को टांग देता हूं तो कंडक्टर रेस्ट की अवस्था में रहता है कि ऊपर नीचे झूलता रहता है। जब कंडक्टर को टांगते तो कंडक्टर रेस्ट की अवस्था में होता है, अगर हवा ना चले तो रेस्ट की अवस्था में होगा। हवा चलेगी तो उसके इफेक्ट को बाद में कंसीडर करेंगे, अभी मैंने हवा के बारे में कोई बात नहीं की, आइस लोडिंग के बारे में कोई बात नहीं की। जब आप अपने कंडक्टर को टांगते हैं तो आपका जो कंडक्टर होता है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होता है, ठीक है। और आप देखेंगे जब आप कंडक्टर को टांगेंगे तो कंडक्टर का जो वेट होगा वो नीचे की तरफ लगेगा। जब कंडक्टर का वेट नीचे की तरफ लगेगा तो कंडक्टर में खिंचाव पैदा होगा,
और उस खिंचाव की वजह से कंडक्टर में टेंशन क्रिएट होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? मैंने जो वर्ड बोला कि अगर कंडक्टर का वेट नीचे की तरफ लगेगा तो कंडक्टर में खिंचाव पैदा होगा, और अगर कंडक्टर में खिंचाव पैदा होगा तो उसकी वजह से कंडक्टर में क्या क्रिएट होगा? टेंशन क्रिएट होगा। और टेंशन को हम कैसे बनाएंगे, इस चीज को समझना है। क्या मेरी बात क्लियर है? टेंशन कैसे बनाया जाता है, किस जगह पे कैसा टेंशन क्रिएट होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं समझाने के लिए यहां पर आपका जो है कंडक्टर को हैंग कर रहा हूं। ठीक है, समझिएगा जरा। ये आपके पास दैट इज, ये आपके पास ग्राउंड सरफेस है या फिर अर्थ सरफेस है। दिस इज द ग्राउंड और अर्थ सरफेस। टेंशन के बारे में सोचिएगा, टेंशन के बारे में हम लोग टेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो यहां पर अभी मैं टावर को दोनों को सेम लेवल पे ले रहा हूं। जैसे द फर्स्ट टावर, दोनों ही टावर सेम लेवल पे हैं। ठीक है, बोथ द टावर्स आर इन सेम लेवल। दिस इज द, लिखे दे रहा हूं, टावर्स और सपोर्ट आर एट सेम लेवल, सेम लेवल। दिस इज द टावर नंबर 1 या फिर सपोर्ट नंबर 1। दिस इज द टावर नंबर 2 और सपोर्ट नंबर 2। क्या मेरी बात क्लियर है? अब मैं इसमें कंडक्टर हैंग करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? कंडक्टर हैंग करने वाला हूं, कंडक्टर टांग रहा हूं। ये कंडक्टर को मैंने इसमें हैंग कर दिया। ठीक है, जब मैं इसमें कंडक्टर को हैंग कर दूंगा तो बेटा पॉइंट टावर 1 पे, टावर 1 पे आपने कंडक्टर को इस पॉइंट पे सपोर्ट दिया, इस पॉइंट ऑफ सपोर्ट को मैं पॉइंट ए बोल रहा हूं। और टावर बी पे आप इस पॉइंट पे कंडक्टर को सपोर्ट दिया, इसको पॉइंट सी बोल रहा हूं। लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर को मैं ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। दैट इज टावर 1 पे कंडक्टर को जिस पॉइंट पे सपोर्ट दे रहे हैं उसको हम पॉइंट ए बोल रहे हैं। टावर बी पे या फिर टावर 2 पे कंडक्टर को जिस पॉइंट पे सपोर्ट दे रहे हैं उस पॉइंट को मैं बी बोलूंगा। मैं यही हमेशा टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा। और लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर को मैं पॉइंट ओ बोलूंगा। दिस इज कॉल्ड लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर। ध्यान से देखिएगा, ओ रिप्रेजेंट कर रहा है लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर। लोएस्ट पॉइंट ऑन द कंडक्टर। मैं इसमें कुछ लिख रहा हूं। अगर आपके दोनों टावर सेम लेवल पे हैं, सेम लेवल पे है, तो जो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर होगा वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे होगा, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे होगा। ये मान लीजिए स्पैन लेंथ है एल, ये स्पैन लेंथ एल है, तो ये लेंथ भी एल ही होगी। अगर दोनों टावर सेम लेवल पे हैं तो जो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर होगा वो इसके एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे होगा। मिड पॉइंट का मतलब ये L/2 होगी, ये L/2 होगी। ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे होगा, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे बना रहा हूं। तो ये लेंथ आपकी टोटल एल है, तो ये जो लेंथ है ये L/2 हो जाएगी और ये L/2 हो जाएगी।
क्या मेरी बात क्लियर है? इसको मैं प्रूफ करूंगा, घबराने वाली कोई बात नहीं, हर एक चीज में प्रूफ करूंगा। अगर दोनों टावर सेम लेवल पे हैं तो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे होगा। अच्छा, अब टेंशन के बारे में आते हैं, ध्यान रखना टेंशन के बारे में, ठीक है? टेंशन के बारे में ये बताओ, कंडक्टर का जो वेट है, कंडक्टर का वेट कहां पर एक्ट करेगा? कंडक्टर का वेट कहां एक्ट करेगा? मिड पॉइंट पे एक्ट करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? मिड पॉइंट पे। तो आपका जो है पैराबोलिक मेथड में जो स्पैन लेंथ होती है वही कंडक्टर की लेंथ होती है, तो कंडक्टिंग लेंथ भी एल हो जाएगी, और कंडक्टर की लेंथ एल हो जाएगी तो ये L/2 हो जाएगा और ये भी L/2 होगा, तो मिड पॉइंट पे वेट काम करेगा। ध्यान से देखिए जो मैं बोल रहा हूं, कंडक्टर का जो वेट है वो मिड पॉइंट पे काम करेगा, नीचे की तरफ लगेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? जब कंडक्टर का वेट नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो आप ये बताइए कि ये जो वेट है इस पॉइंट को कहां पर खींचेगा? अपने की तरफ, यहां पर खिंचाव पैदा होगा। हेलो, ये आपका वेट नीचे की तरफ है, तो आपका जो वेट है पॉइंट बी को इस डायरेक्शन में खींचेगा और पॉइंट ए को इस डायरेक्शन में खींचेगा, खिंचाव आएगा ना। लेकिन ये बताओ कंडक्टर किस कंडीशन में है? स्टैटिक इक्विवेलेंट या फिर रेस्ट की कंडीशन में है? कंडक्टर तो रेस्ट की, जैसे तुम कंडक्टर में अपने टावर में कंडक्टर को टांगोगे तो कंडक्टर नीचे आ जाता है, क्या लटक जाता है और वहां रुका होता है, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। पॉइंट भी यहीं रहता है और पॉइंट ए भी यहीं पर रहता है। तो जैसे आप कंडक्टर उठाएंगे तो कंडक्टर का वेट आपका जो है मिड पॉइंट पे लगेगा और नीचे की तरफ लगेगा, जिसकी वजह से कंडक्टर में या फिर पॉइंट बी पे वेट की वजह से यहां पर खिंचाव पैदा होगा, और बेटा कंडक्टर में इस वेट की वजह से पॉइंट ए पे यहां पर खिंचाव पैदा होगा। चूंकि पॉइंट बी यहीं पर है, इसी पॉइंट पे है, तो बेटा इसको काउंटर करने के लिए एक टेंशन यहां पर क्रिएट होगा और एक टेंशन यहां पर क्रिएट होगा। ये टेंशन इस फोर्स को बैलेंस कर देगा और ये वाला टेंशन जो होगा इस फोर्स को बैलेंस कर देगा, जिसकी वजह से ये दोनों बराबर होंगे, तो ये पॉइंट यहीं पर रुका रहेगा, ये पॉइंट यहीं पर रुका रहेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? वेट की वजह से, इस वेट की वजह से कंडक्टर के हर एक पॉइंट पे टेंशन क्रिएट होगा, लेकिन मैं टेंशन कहां कहां दिखा रहा हूं? ए और बी पे दिखा रहा हूं, हर एक पॉइंट पे टेंशन आएगा। आपका वेट जो है, ये जो मिड पॉइंट है, जो वेट डाउनवर्ड एक्स में इस पॉइंट को यहां पर खींचेगा, इस पॉइंट को यहां खींचेगा, इस पॉइंट को यहां खींचेगा और इस पॉइंट को यहां खींचेगा, ठीक है? और इन खिंचाव को काउंटर करने के लिए आपका टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अब टेंशन किस डायरेक्शन में बनाया जाता है? किसी भी पॉइंट पे, कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पे टेंशन को दिखाने के लिए उस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींच देते हैं, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींच देते हैं, और जिस डायरेक्शन में टेंजेंट होती है उसी डायरेक्शन में टेंशन को शो किया जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हमेशा जो टेंजेंट हो या टेंशन होगा वो हमेशा टेंजेंशियल होता है। टेंजेंशियल मतलब स्पर्श रेखा। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको टेंशन दिखाना है तो उस पॉइंट पे एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए। स्पर्श रेखा की डायरेक्शन में ही क्या होगा? टेंशन होगा। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं लिख रहा हूं कि चूंकि जैसे आप कंडक्टर को हैंग करेंगे तो कंडक्टर मेरा स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में, रेस्ट की अवस्था में होगा। तो मैं लिखे दे रहा हूं, जो कंडक्टर है, कंडक्टर इज एट स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये थोड़ा है कि कंडक्टर नीचे चलने लगा, कंडक्टर वहीं रुका है, पॉइंट बी उसी जगह पे है, रेस्ट की अवस्था में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्योंकि कंडक्टर मेरा स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो जैसे ही कंडक्टर आएंगे तो कंडक्टर में नीचे की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा तो जो वेट है पॉइंट बी को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है? इस खिंचाव को काउंटर करने के लिए पॉइंट बी पे एक टेंशन क्रिएट होगा। टेंशन किस डायरेक्शन में दिखाएंगे? तो पॉइंट बी पे अगर टेंशन दिखाना है तो पॉइंट बी पे मैं क्या करूंगा? एक टेंजेंट खींचूंगा। देखो पॉइंट बी पे आप क्या करेंगे? एक टेंजेंट खींचेंगे, इस पॉइंट पे एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, स्पर्श रेखा, ये पॉइंट बी पे टेंजेंट। जो स्पर्श रेखा की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में टेंजेंट होगा, टेंशन होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ये खिंचाव, वेट इसको पॉइंट बी को यहां पर खींच रहा था, इस खिंचाव को काउंटर करने के पॉइंट बी पे एक टेंशन क्रिएट होगा। टेंशन की डायरेक्शन ऐसी होगी,
ठीक है। अब टेंशन इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन कैसा होगा, टेंजेंशियल। तो मैंने पॉइंट बी पे एक स्पर्श रेखा खींची, स्पर्श रेखा की डायरेक्शन में पॉइंट बी पे टेंशन क्रिएट हो। क्या मेरी बात क्लियर है? उसी तरह आपका जो वेट है पॉइंट ए को अपनी तरफ खींचेगा, इस वेट को काउंटर करने के लिए पॉइंट ए पे एक टेंशन क्रिएट होगा। टेंशन को दिखाने के लिए आप पॉइंट ए पे एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींची पॉइंट ए पे, और स्पर्श रेखा की डायरेक्शन में क्या होगा, टेंशन होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? पॉइंट ए और पॉइंट बी पे टेंशन कैसे दिखाया, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन। इस टेंशन के दो घटक होंगे या फिर दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। पॉइंट बी पे, पॉइंट बी पे जो टेंशन आएगा उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। उसी तरह पॉइंट ए पे जो टेंशन क्रिएट होगा टी ए, उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा और दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? उसी तरह आपसे कोई बोले कि यार इस जगह पे, इस पॉइंट पे जरा मुझे टेंशन दिखाओ यार, टेंशन कैसा होगा इस पॉइंट पे। चलो मैं इस पॉइंट को पॉइंट डी नाम दे देता हूं। यहां देखो बोर्ड पे, इस पॉइंट पे किसी ने तुमसे बोला इस पॉइंट पे जरा टेंशन बताओ, पॉइंट ई पे टेंशन। पॉइंट ई पे टेंशन आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि जैसे ही आप इसको टांगेंगे तो वेट नीचे की तरफ काम करेगा, वेट पॉइंट ई को अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन पॉइंट ई तो वहीं पर है ना, कि पॉइंट ए यहां पर आ गया, पॉइंट ए यहीं पर रुका हुआ है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इसको काउंटर करने के लिए, इस खिंचाव को काउंटर करने के लिए इसमें एक टेंशन क्रिएट होगा। टेंशन बनाने के लिए पॉइंट ई पे मैं एक स्पर्श रेखा खींचूंगा। पॉइंट ई पे आप एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, पॉइंट ई पे एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, स्पर्श रेखा की डायरेक्शन में टेंशन होगा। ये मैंने टेंशन लिखा है पॉइंट ई पे। क्या मेरी बात क्लियर है? पॉइंट ई पे जो टेंशन होगा इसके भी दो घटक होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, घटक का मतलब होता है कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। क्या मेरी बात क्लियर? उसी तरह अगर मैं यहां पर एक पॉइंट ले लूं डी, या फिर पॉइंट सी ले लेते हैं, पॉइंट सी, डी ले लेते हैं, और बोलेंगे यार डी पे टेंशन दिखाओ, डी पे टेंशन दिखा तो वेट आपका जो है नीचे की तरफ लगेगा, ये पॉइंट डी को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन पॉइंट डी तो रेस्ट पे यहीं रुका है। तो उसको काउंटर करने के लिए कंडक्टर में एक टेंशन आएगा, टेंशन दिखाने पॉइंट डी पे मैं एक स्पर्श रेखा खींचूंगा, ये देखो स्पर्श रेखा खींची, तो पॉइंट डी पे टेंशन ये होगा। इसके भी दो घटक होंगे, दो कंपोनेंट, एक तो हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। क्या मेरी बात क्लियर है? तो पहली पॉइंट आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पे अगर आपको टेंशन दिखाना है तो उस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट खींच दीजिएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? और टेंजेंट की डायरेक्शन में ही क्या होगा, टेंशन होगा। और क्या हर एक पॉइंट पे टेंशन आएगा? बिल्कुल हर एक पॉइंट पे। जैसे ही कंडक्टर को आप टांगेंगे, जैसे ही कंडक्टर को टांगेंगे तो वेट नीचे लगेगा, जिसकी वजह से हर एक पॉइंट पे खिंचाव पैदा होगा। हर एक पॉइंट को जो है ये वेट अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो अपोजिट एक्स में हर एक पॉइंट पे टेंशन आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? मुझे जरूरत पड़ेगी पॉइंट ए और पॉइंट बी पे, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी पे मैंने टेंशन आपको दिखा दी कैसे होंगे। तो पहला पॉइंट लिखने की कोशिश करते, फिगर बनाते चलो। अभी मैं लोएस्ट पॉइंट पे भी आ रहा हूं, लोएस्ट पॉइंट पे भी आ रहा हूं। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ रहे, हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं ना, और पढ़ते जाना है, घबराने वाली बात नहीं है। हेलो, हाँ बस बस 5 मिनट में कर दूंगा, बस 2 पॉइंट दिखा के छोड़ रहा हूँ। वह सर का फोन आ गया कि सर छोड़ दीजिए, बेचारे बच्चे जो है याद कर रहे हैं सर को, है आपकी क्लास में बोर हो गए, तो सर वहां से देख रहे हैं कि बच्चे बोर हो गए, आधे तो सो गए हैं, फारसी वारसी आपने बोल दी है तो बच्चे सो गए हैं, छोड़ दीजिए तो जगा दिया जाए उनको, क्यों? चलो, हाँ तो पहले 2-3 पॉइंट लिख लेते हैं। चलो पहला पॉइंट लिखने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, लिखिए द टेंशन एट एनी पॉइंट,
द टेंशन at any point, the tension at any point on the conductor, the tension at any point on the conductor acts tangentially मतलब अगर किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंशन को दिखाना चाहते हैं तो उस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट खींच दीजिए और टेंजेंट की डायरेक्शन में ही क्या होगा, टेंशन होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अब पॉइंट ओ पे आते हैं, मतलब लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर पे आते हैं, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर पे आते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक चीज और समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहां पर तो बेटा दोनों ही टावर सेम लेवल पे हैं, दोनों ही टावर सेम लेवल पे हैं, तो जितना बेटा टावर 1 पे सैग बनेगा उतने ही टावर 2 पे भी सैग बनेगा, दोनों में सैग बराबर बनेगा। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है? तो हम एक टावर पे सैग निकाल लेंगे। लेकिन अगर दोनों अलग अलग जो है लेवल पे होते तो टावर ए पे सैग अलग बनता और टावर बी पे सैग अलग बनता। तो टावर ए के टावर 1 के सैग को निकालने के लिए हम कौन सा सेक्शन कंसीडर करते? ओए सेक्शन कंसीडर करते। किसी भी टावर पे सैग को निकालने के लिए उस टावर पे पॉइंट ऑफ सपोर्ट और लोएस्ट पॉइंट को ही कंसीडर करना होगा। तो अगर मुझे टावर 1 पे सैग निकालना है तो टावर 1 पे पॉइंट ऑफ सपोर्ट ए है, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, मतलब इतने सेक्शन को ही मैं कंसीडर करूंगा। अगर मुझे टावर 2 पे सैग निकालना है तो टावर 2 पे पॉइंट ऑफ सपोर्ट क्या है, बी, और लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर मतलब ओबी सेक्शन को कंसीडर करूंगा। तो हमेशा 2 ही टावर होंगे, 5 टावर थोड़ा होंगे। तो अगर टावर 1 पे सैग निकालना है तो ओए सेक्शन को कंसीडर करना है, टावर 2 पे सैग निकालना है तो ओबी सेक्शन को कंसीडर करना है। क्या मेरी बात क्लियर है? और जब आप ओए या फिर ओबी सेक्शन को कंसीडर करेंगे तो टेंशन दिखाना पड़ेगा। पॉइंट बी पे तो मैंने तुमको टेंशन दिखा दिया, पॉइंट ओ पे टेंशन दिखाना है, पॉइंट ओ पे। तो इसको कल करते हैं, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसको अच्छा कल थोड़ा सा जो है मैं एक जगह पे जाऊंगा, तो इवनिंग में कल मेरी अवेलेबिलिटी नहीं, तो क्या मॉर्निंग में कल क्लास ले सकते हैं पावर सिस्टम की? बाकी आपकी मशीन की क्लास इवनिंग में ही रख लेंगे। तो मॉर्निंग में ले लेता हूं मैं क्लास, कितने बजे से ले सकता हूं? 8 बजे? 8 बजे ले सकता हूं? तो 8 से 10, 10:30 बजे तक क्लास ले लेंगे, थोड़ी लंबी क्लास ले लेंगे जिससे कि तुम्हारा ये जो है डेरिवेशन वाला टॉपिक निपट जाए जो है। ठीक है, तो कल के लिए टाइमिंग केवल मेरी टाइमिंग सुबह मॉर्निंग में 8 बजे रहेगी। ठीक है, क्योंकि मैं शाम को अवेलेबल नहीं रहूंगा, थोड़ा सा मैं एक जगह जाऊंगा, तो मैं छुट्टी करने की बेटर है कि मैं आपकी क्लास मॉर्निंग में ले लेता हूँ, 8 बजे डाल देता हूँ। ठीक है, कल के लिए केवल क्लास है, बाकी आपकी टाइमिंग चेंज नहीं है जो है। ठीक है, बाकी इवनिंग में आपकी जो क्लास चलती है मशीन की क्लास, वो अपनी रेगुलर टाइम पे चलेगी जो है। ठीक है, तो मैसेज कर दूंगा। आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू वेरी मच। कल हम लोग दोनों डेरिवेशन कर लेंगे, सेम लेवल पे जब टावर है या फिर अनइक्वल लेवल पे टावर है। ठीक है, हर दिन के लिए टाइमिंग नहीं, कल कल वर्ती मॉर्निंग में ले लूंगा, कल मेरी अवेलेबिलिटी नहीं है इवनिंग में। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। तो आप 5-10 मिनट बाद, अभी मेरे ख्याल से आपके पास मीटिंग आईडी आ जाएगी, तो आप 5-10 मिनट बाद ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। इस पॉइंट को लिख लीजिए जिसको करना। कुछ बेसिक पॉइंट समझाने, उसके बाद ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। आधी चीजें तो मैंने खत्म ही कर दी इस चैप्टर में, जो आपको डिफिकल्ट लगने वाली थी उनको मैं अलग से बता के चल रहा हूँ। ठीक है, चलो मीटिंग को मैं एंड कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।